नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ में मंडी उप निरीक्षक के एग्ज़ाम है। उसमें लगभग 8 नंबर का वेटेज आपका किसका है, तो इंग्लिश का है और 7 नंबर का कुछ हिंदी का वेटेज है। तो उसी 8 नंबर का जो इंग्लिश का वेटेज है वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बात ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जानबूझ करके इंग्लिश को छोड़ने का प्रयास करते हैं और वो एक्चुअल में एक बोनस मार्क की तरह काम करता है। जिस बच्चे का पकड़ इंग्लिश में थोड़ा अच्छा होता है वो सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि बाकी सारे तो सारे सब्जेक्ट में बढ़िया होते हैं, लेकिन इंग्लिश जो होता है वो एक इनका वीक पॉइंट होता है, चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो चाहे वो हिंदी मीडियम से हो। तो उसी के लिए अपन देखने वाले हैं कि उस 8 नंबर को जो मंडी उप निरीक्षक एग्जाम में आने वाला है उसको अपन कैसे गेन कर सकते हैं। तो ये हमारी पहले वीडियो सीरीज है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराया है और इसके बाद आगे और 2 वीडियो सीरीज आएंगे जिसमें मैं और भी 50-50 क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब टोटल अपन 150 प्रश्न की तैयारी करेंगे और उससे बाहर फिर कुछ भी नहीं आएगा आपके मंडी उप निरीक्षक एग्जाम में। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लेंगे। इवन आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दिलाते हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय ज्यादा बर्बाद करते हुए ना करते हुए अपन इसको शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव्स है। आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार दैट इज लेस एक्सपेंसिव टू रन देन माई ओल्ड वन। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में मेरे को मतलब इसका ये हिंदी अर्थ है, आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार, मुझे एक नई गाड़ी ढूंढनी होगी, दैट इज लेस एक्सपेंसिव, जो कि कम एक्सपेंसिव हो चलाने में, किससे, मेरे पुराने कार से। अब इसमें कितने एडजेक्टिव वो देखना है। एडजेक्टिव सामान्यता कहां पर आएंगे, किसी नाउन के पास आएंगे, या तो नाउन के तुरंत पहले आता है एडजेक्टिव, या तो नाउन के बाद और बीच में लिंकिंग ऑफ होता है। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, एक होता है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होता है ये उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले आता है जिसकी विशेषता बतानी हो और इससे पहले एक आर्टिकल लगा होता है। जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है वो उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है और बीच में एक आर्टिकल लगा होता है। एक होता है पोस्ट पॉजिटिव, जो कि एट्रीब्यूटिव का ही प्रकार होता है, अपन उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाद में उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो आई नीड टू फाइंड, मुझे ढूंढना होगा, अ न्यू कार, कैसी गाड़ी, एक नई गाड़ी, गाड़ी कैसी, तो नई गाड़ी, ये एक एडजेक्टिव अपने को यहां पर मिल गया। दैट इज लेस एक्सपेंसिव, जो कि क्या हो, लेस एक्सपेंसिव, जो कि बहुत कम एक्सपेंसिव हो, मतलब महंगा हो। विशेषता क्या है कि कम महंगा हो, ये एक और एडजेक्टिव अपने को मिल गया। ठीक है, टू रन देन माई ओल्ड का, अच्छा माई ओल्ड वन, तो देखो इसके ओल्ड वन से कभी विशेषता क्या है कि ये पुरानी। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव ये हो गया, मतलब एक न्यू हुआ एडजेक्टिव, एक आपका एक्सपेंसिव हुआ और एक आपका ओल्ड हुआ, मतलब टोटल 3 एडजेक्टिव। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द फोन डैश, कैन यू आंसर इट प्लीज। ठीक है, द फोन रिंग्स, रिंगिंग, रैंग, इज रिंगिंग। अब यहां पर क्या होगा, देखिए, जब भी बोला द फोन डैश, कैन यू आंसर इट प्लीज, क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो, क्या बोला जा रहा है, क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो। तो यहां पर आपको समझना है कि आप प्रेजेंट में बात की जा रही है और फोन अभी बज रहा है, तो फोन बज रहा है और क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं, तो क्या जाएगा यहां पर, रिंगिंग। क्या जाएगा यहां पर, रिंगिंग आ जाएगा। क्या जाएगा यहां पर, रिंगिंग आ जाएगा। द फोन इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज। आगे बढ़ते हैं अपन, अगले प्रश्न में आते हैं। यहां पर देखिए, द प्रिंसिपल कैप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या, द प्रिंसिपल कैप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, जो प्रिंसिपल है उसने स्टाफ मेंबर को इंतजार करने को कहा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द अबव सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, इसको आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। पेसिव वॉइस में चेंज करने से पहले आपको एक्टिव वॉइस का टेंस पहचानना होगा। पहचाना होगा एक्टिव वॉइस का टेंस। अब देखिए यहां पर द प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया, ये द प्रिंसिपल हमारे पास है सब्जेक्ट, ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। कैप्ट क्या है हमारे पास, वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 सेकंड फॉर्म है। क्लियर है बात। द स्टाफ क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट, स्टाफ मेंबर क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ, और वेटिंग क्या हो गया, एक प्रकार से अदर वर्ड हो गया, या फिर सेकंड ऑब्जेक्ट के आप तौर पे देख सकते हैं। अब आपको इसमें चेंज करना, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, द स्टाफ मेंबर्स वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, द स्टाफ मेंबर्स आर केप्ट वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, और देखो द स्टाफ मेंबर्स वर बीइंग केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। अब आप देखिएगा, जब भी यहां पर जो सेंटेंस हो, जब भी ऊपर वाला जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसके टेंस को पहचानिए और वो जस्ट अपने से बड़े वाले टेंस में चेंज होगा। पहली बात तो जब अपन एक्टिव से पैसिव में जाते हैं
मेन वर्ब का हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। दूसरी बात, केवल हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान आगे पीछे होगा, बस लास्ट में बाय लगा देंगे अपन सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ सेकंड फॉर्म, ये हुआ आपका पास्ट सिंपल टेंस। और जब पास्ट सिंपल टेंस पेसिव में चेंज होता है तो किसका हेल्पिंग वर्ब लेता है? अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो क्या हो जाएगा? वॉज और वर। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टाफ मेंबर्स। तो बस क्या होगा? द स्टाफ मेंबर्स आगे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? द स्टाफ मेंबर्स आगे आ जाएंगे। अब देखो सब में द स्टाफ मेंबर्स आगे हैं। अब देखो ये स्टाफ मेंबर्स क्या है? प्लूरल है, तो वर आर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पास्ट में चेंज करना है, ये तो आपका प्रेजेंट में आ जा रहा है, ये वर। ठीक है, अभी हमारे पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या? वर 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 वाले। अब आते हैं अपन कीप, कैप्ट, कैप्ट। सेकंड फॉर्म क्या होता है? कैप्ट। और थर्ड फॉर्म में क्या होता है? कैप्ट। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, यहां पर क्या आया? कैप्ट आया, और यहां पर बीइंग आया। बीइंग नहीं आएगा। बीइंग तो तब आएगा जब एक्टिव वॉइस ऑलरेडी किस में हो? आपके कंटिन्यूअस सेंटेंस में हो। फिर जब अपन उसको चेंज करते हैं तब अपन बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग वाला भी कट गया। यहां पर आते हैं अपन, द स्टाफ मेंबर्स वर कैप्ट वेटिंग by the principal. The staff members were waiting for the principal. एक सेकंड यहां देखिएगा, जो स्टाफ मेंबर है वो प्रिंसिपल के द्वारा इंतजार में रखे गए, प्रतीक्षा में रखे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा, ना कि ये हो जाएगा। फॉर द प्रिंसिपल नहीं होगा, बल्कि बाय द प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले अपन क्या लगाते हैं? तो बाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। ध्यान, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपन। चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जब भी सेंटेंस पढ़ ले तो जब भी करेक्ट या इनकरेक्ट हो उसको अंडरलाइन कर ले। तो क्या बोला गया है कि इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको चूज करना है। क्या इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है? ही सैड इन्वर्टेड कॉमा क्या है? कीप द गेट क्लोज। उसने कहा कि गेट बंद करो। और जब गेट बंद करो कहा तो ये समझिएगा एक प्रकार से ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, ऐसा। क्लियर है बात? जब भी अपन डायरेक्ट यहां से आते हैं, मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, जब भी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको अपन बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं अपन? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन जैसे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये क्या बोला जा रहा है? ही सेड, उसने कहा, कीप द गेट क्लोज। तो याद रखिएगा, अगर ये डिसाइड समझ लीजिए, ये समझ में आ गया ये कमांड है, तो ही सेड का क्या हो जाएगा? ही कमांडेड। जब ये समझ में आएगा कि ये ऑर्डर है तो ये ही सेड क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड। पर यहां पर आप देखिए सब में क्या दिया हुआ है? तो टोल्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ही टोल्ड, ही टोल्ड, ही टोल्ड, ही टोल्ड दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दैम देखिए सब में कॉमन दिया तो अपन दैम ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटता है इंपेरेटिव सेंटेंस में तो हम टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और बाकी ये सब चीज सेम टू सेम नीचे अपन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कहां पे टू लगा हुआ है, तो देखो यहां पर टू लगा हुआ है, तो ये अपने को करेक्ट मिल गया। यहां पर देखिए जब टू नहीं लगा है तो क्या लग गया है? मस्ट लगा है। मस्ट भी अपन लगा सकते हैं, ये भी अपने को करेक्ट मिल गया। यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ, तो ये भी अपने को करेक्ट मिल गया। लेकिन यहां पर देखिए ही टोल्ड देम डैश कुछ नहीं आया है, क्लोज द गेट। यहां पर टू आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? यहाँ पर टू आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। तो क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। एक्चुअल में यही गलत ट्रांसफॉर्मेशन है, किसमें? आपके इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां पर आते हैं अपन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु सेल्स मेडिसिन। बहुत ही आसान वर्ड है। ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन बेचता है, दवाइयां बेचता है, क्या कहलाता है? देखिए, ठीक है, कॉलियर, केमिस्ट, ठीक है, क्यूरेटर और लेपिडिस्ट। सबसे आसान है इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? केमिस्ट। क्या हो जाएगा? केमिस्ट। बहुत ज्यादा सुना सुनाया वर्ड है। इन तीनों वर्ड का हिंदी एक बार कमेंट करेंगे कि क्या होता है इन तीनों वर्ड का मीनिंग। मैं चाहूँ तो बता सकता हूं आपको, पर फिर भी आप कमेंट कीजिएगा इन तीनों वर्ड का मीनिंग, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आते हैं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर बिलीफ इन वन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो, एक ईश्वरवादी। क्या बोले? एक ईश्वरवादी। ऐसा व्यक्ति जो केवल एक ईश्वर में विश्वास रखता है, क्या कहलाता है? वो एक ईश्वरवादी कहलाता है। तो यहां पर देखते हैं एंथिसिज्म। देखिए, एंथियज्म में क्या होता है आपका? नास्तिक। क्या होता है? एंथियज्म मतलब नास्तिक होता है आपका। ठीक है, यहां पर आते हैं पैंथेइज्म, मतलब पंथवादी। क्या होता है? पंथवादी, जो पंथ को मानता हो, धर्म को नहीं मानता, एक ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, पॉलीथिज्म मतलब बहु ईश्वरवादी। क्या बोला? बहु ईश्वरवादी। ठीक है, जो बहुत सारे ईश्वर को मानता हो, या फिर बहुदेववादी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मोनोथिज्म क्या बोलते हैं अपन? एक ईश्वरवादी। क्या बोलते हैं अपन? एक ईश्वरवादी। ठीक है, जो एक ही ईश्वर को मानता हो। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो आपके पास डी हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन फटाक से। ठीक है, चूज द वर्ड विच
करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, आपको स्पेलिंग करेक्ट ढूंढना है, वो भी किसमें? ब्रिटिश इंग्लिश में। याद रखिएगा, हमें बहुत कंफ्यूजन होता है खासकर ब्रिटिश इंग्लिश में और खासकर अमेरिकन इंग्लिश में। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, COLOUR, कलर। इसका मतलब क्या होता है? रंग। इसका मतलब क्या होता है? रंग होता है। जबकि एक्चुअल में COLOR, कलर मतलब भी क्या होता है? रंग होता है। जबकि ये क्या है आपका? ब्रिटिश इंग्लिश है। कैसा इंग्लिश है ये आपका? ब्रिटिश इंग्लिश है। और ये जो है ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है। और भारत में दोनों इंग्लिश के वर्ड्स बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश भी और आपके अमेरिकन इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपन दोनों में बोलते हैं। जैसे कि एक वर्ड आया METER, मीटर। एक होता है METRE, मीटर। ठीक है। जब भी आपको स्पेलिंग आसान लगे समझना वो कौन सा इंग्लिश है? वो है आपका अमेरिकन इंग्लिश। और जब भी वर्ड कठिन लगे स्पेलिंग समझ जाइएगा वो कौन सा इंग्लिश है? तो ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में सीधे सीधे तौर पे आसान स्पेलिंग बनाया जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में घुमा फिरा करके स्पेलिंग बनाया जाता है। यहाँ पर आइए, ठीक है, इंजीनियरिंग, ये तो पूरा पूरा गलत है। ठीक है, इंजीनियरिंग ये भी गलत है, बहुत कॉमन शब्द है। ENGINEERING, ये वाला वर्ड सही है और ये भी गलत है। कभी भी इंजीनियर की स्पेलिंग ENGINEER होता है। क्या बोला मैंने? इंजीनियर की स्पेलिंग ENGINEER होता है, उस ING लगा दिया हमने, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है? पीपल। हमने बहुत बार पीपल का पीपल्स बनाया है। बचपन में क्या किया? बहुत बार पीपल का पीपल्स बनाया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। पीपल कैसा वर्ड है? खुद एक प्लूरल वर्ड है। पीपल कैसा वर्ड है? तो खुद एक प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? लोग। क्या होता है इसका मतलब? लोग होता है। और पीपल का सिंगुलर क्या होता है? तो इसका होता है पर्सन। क्या होता है? पर्सन। तो ये तो ऑलरेडी एक कैसा वर्ड हो गया? प्लूरल वर्ड हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर आते हैं कैटल। कैटल मतलब क्या होता है? मवेशी। क्या होता है? कैटल मतलब मवेशी होता है, मवेशी। और मवेशी खुद ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है? मवेशी एक प्लूरल वर्ड है। कौन? मवेशी। आते हैं अपन किसमें? सीजर्स। अब देखिए सीजर्स मतलब क्या होता है? तो कैंची। क्या होता है? कैंची। ऐसा कोई भी चीज, मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी वस्तु जिसके दो पार्ट होते हो। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी वस्तु जिसके दो पार्ट होते हैं वो क्या कहलाता है आपका? हमेशा प्लूरल कहलाता है। जैसे समझिएगा, सीजर्स मतलब कैंची के दो भाग होते हैं। जीन्स जो आप पहनते हैं ना, वो जीन नहीं होता, वो जीन्स होता है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, दो पैरों के लिए। और बाइनोकुलर्स जिसमें आप दूरबीन कहते हैं, उसके भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो वो भी क्या होता है? आपका प्लूरल होता है। स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स मतलब वो जो पावर वाला जो चश्मा पहनते हैं ना, स्पेक्टिकल्स, उसके भी दो पार्ट होते हैं, तो वो भी हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। और अपन बात करें किसके? गॉगल्स की, तो गॉगल्स भी हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सारे वर्ड अपने आप में प्लूरल होते हैं और इनके लास्ट में एस लगता ही है। जब आपको इनको सिंगुलर बनाना हो तो आप इसको अ पेयर ऑफ लगा सकते हैं शुरू में। क्या लगा सकते हैं? अ पेयर ऑफ लगा सकते हैं शुरू में, अ पेयर ऑफ सीजर्स ऐसा करके, तब ये सिंगुलर बनेगा। मतलब ये भी प्लूरल है तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? न्यूज, समाचार। समाचार एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक सिंगुलर वर्ड है। न्यूज भले दिखता प्लूरल है क्योंकि लास्ट में एस लगा है, क्योंकि हमें आदत है ऐसे वर्ड्स को देखने का जिनके लास्ट में एस या ईएस लगा हो, हम उसको प्लूरल मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके अंत में एस या ईएस होता है, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मोलेसेस। ठीक है, आगे आते हैं अपन डायबिटीज, मिजल्स, बिलियार्ड्स, रेबीज, रिकेट्स और चेस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं? आपके सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन लास्ट में क्या आता है? एस और यस आता है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो प्लूरल होते हैं पर लास्ट में एस या यस नहीं आता है, पर अपन वो दिखने में हमको क्या लगते हैं? वो सिंगुलर लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि पीपल, इसके लास्ट में एस या यस नहीं आता, ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है। कैटल, इसके लास्ट में भी एस या यस नहीं आता, ये भी वर्ड अपने आप में प्लूरल है। पीपल हो गया, कैटल हो गया। मैन, MEN, मैन। MEN मैन सिंगुलर होता है, MEN मैन प्लूरल होता है। बचपन में बहुत बार फंसे हुए हैं इस चीज में। ठीक है, WOMEN विमेन, ये भी आपका एक सिंगुलर प्लूरल वर्ड है। और एक वर्ड जिसमें हम बचपन से गलती करते आ रहे हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है और चाइल्ड सिंगुलर वर्ड है, लेकिन चिल्ड्रन के अंत में कभी भी एस या ईएस नहीं होता, तो हम उसको सिंगुलर मान के बैठते हैं। और हम लोगों ने हमेशा बचपन में चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस बनाया है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एक और नया वर्ड आप जान लीजिए, क्लर्जी, CLERGY। क्या बोला मैंने? CLERGY, क्लर्जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक नया वर्ड जान लीजिए, क्लर्जी। ये वर्ड कैसा है? ये वर्ड प्लूरल है। कैसा वर्ड है? ये प्लूरल वर्ड है, पर देखने में देखिए सिंगुलर दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्लर्जी का मतलब क्या होता है? तो जो पादरी होते हैं ना, जो चर्च में रहते हैं, ठीक है, पादरी, उनके समूह को अपन क्या बोलते हैं? क्लर्जी बोलते हैं। वैसे ही एक वर्ड आता है जूरी। क्या आता है? जूरी। जूरी के साथ आपको एक चीज समझना है कि जो जूरी वर्ड है ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, संदर्भजनक है कि आप कैसे उसको प्रयोग कर रहे हैं। इतनी बेसिक बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, द मस्कुलाइन फॉर बी। बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। क्या होता है बी मतलब?
मधुमक्खी होता है, बी मतलब। बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर जानवरों के नाम पे, मस्कुलाइन से फेमिनाइन, फेमिनाइन से मस्कुलाइन, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रोन, यहां पर देखिए ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन ये होता है नर मधुमक्खी। क्या होता है ये आपका? नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, ड्रोन का मतलब। क्लियर है बात? और यहां पर आता है ड्रेक। ड्रेक मतलब क्या होता है? बत्तख। क्या होता है? ड्रेक मतलब बत्तख, ठीक है, बत्तख होता है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? डक। क्या हो जाएगा आपका? डक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विक्सन, विक्सन खुद फेमिनाइन है। विक्सन क्या है? खुद फेमिनाइन जेंडर है। कैसे जेंडर है? खुद फेमिनाइन जेंडर है। कौन? विक्सन। इसका आपका मस्कुलाइन क्या हो जाएगा? विक्सन का हो जाएगा आपका फॉक्स। क्या हो जाएगा? फॉक्स हो जाएगा, ठीक है, फॉर लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा? तो आपका फॉक्स हो जाएगा। क्या बात है? अबॉट। अबॉट मतलब क्या होता है? मठाधीश। क्या होता है? मठाधीश मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक मठ का प्रमुख हो, मठाधीश, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? अबैस, ठीक है, ABBESS, ठीक है। तो मठाधीश क्या होता है? जो मॉन्क का प्रमुख होता है। क्या होता है? मॉन्क का प्रमुख मतलब साधुओं का प्रमुख, साधुओं का प्रमुख, ठीक है, मतलब मॉन्क्स का प्रमुख क्या कहलाता है आपका? अबॉट कहलाता है। और अबैस क्या कहलाता है? जो नन का प्रमुख होती है, ठीक है, जो नन मतलब साध्वी, साध्वियों की प्रमुख, ठीक है, साध्वियों की प्रमुख, साध्वियों, साध्वियों की प्रमुख, याद रखिएगा। तो एक्चुअल में मधुमक्खी का जो पुल्लिंग होता है वो क्या होता है आपका? ड्रोन होता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे रैम हो गया, रैम, ठीक है। बार बार लोग जब भी RAM राम आता है उसका सीता लगा देते हैं, लेकिन राम का सीता नहीं होगा भैया, फेमिनाइन। रैम का शिप होता है। रैम मतलब क्या होता है? भेड़, और शिप मतलब क्या होता है? मादा भेड़, ठीक है, भेड़ और मादा भेड़। तो राम का सीता नहीं मारना है आपको, ठीक है, रैम, RAM रैम, ठीक है। कई लोग रैम का रोम मार देते हैं, वो भी गलत है, याद रखिएगा। यहां पे आते हैं अपन, इंसर्ट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट प्रोनाउन ऐड करना है। द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, फॉर, किसके लिए? डैश फादर टू रिटर्न, अपने पिताजी के लिए वापस जाने के लिए, ठीक है। अब इधर देखिएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? देयर। जब भी कितने बच्चे हो, कोई एक आदमी हो, अगर कोई एक लड़का है और उसके पिताजी, मतलब पजेसिव केस दिखाना है मुझे उसका, ठीक है, पजेसिव डिटर्मिनर, तो एक लड़का और उसका क्या हो जाएगा? हीज। एक लड़की और उसका क्या हो जाएगा? हर। जब भी एक से अधिक लोग हों, समझिएगा, एक लड़का है, उसके पिताजी हीज, एक लड़की के पिताजी हर, वस्तु है और उसका कोई चीज है तो इट्स हो जाएगा। लेकिन जब एक से अधिक लोग हो तो हम उनका पजेसिव केस दिखाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो उनके पिताजी के आने का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा, ना कि हीज, ना ही हर, ना ही इट्स। क्लियर है बात? तो क्या जाएगा यहाँ पर? देयर आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर आपका? देयर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ पता ही है ना आपको? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुना होगा ना आपने बचपन में, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब हम छोटे थे तो लगभग बहुत बार गलती करते हैं संक्षिप्त टिप्पणी में। हम संक्षिप्त का मतलब क्या समझते हैं? बड़ा, जबकि संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे में करना किसी चीज को। तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है? तो संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब होता है आपके पास संक्षिप्त, ठीक है, मतलब छोटा करके लिखना। अब आप देखिए यहां पर लिमिटेड, डिटेल्ड, स्मॉल और शॉर्ट। क्या बोला है? लिमिटेड, डिटेल्ड, शॉर्ट और स्मॉल, याद रखिएगा। डिटेल मतलब क्या होता है? विस्तृत। लिमिटेड मतलब क्या होता है? मतलब लिमिटेड मतलब कैसे बोलूं मैं आपको, जैसे कि अपर्याप्त अपन बोल सकते हैं कि लिमिटेड है, लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा, तो स्मॉल साइज के लिए प्रयोग होता है। जबकि शॉर्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रीफ का सिनोनिम हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। कौन? शॉर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अपन, और क्या हो सकता है? तो टर्स, एक वर्ड आता है क्या? टर्स, कंसाइज, CONCISE, ठीक है, कंसाइज, टर्स, कंसाइज जैसे जो वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम है किसके? ब्रीफ के। आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड इज, एक्सपेंड बढ़ाना, ठीक है, एक्सपेंड मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो एक्सपेंड का एंटोनिम पूछा गया है, मतलब विपरीत। कभी भी पहले समझ ले, सिनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, और एंटोनिम मतलब क्या होता है? तो विपरीत होता है, ध्यान रखिएगा। तो विपरीत किसका पूछा है? तो एक्सपेंड का, बढ़ाने का। कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब क्या होता है? उसको कंक्लूड करना, मतलब सारांशित करना किसी चीज को, ठीक है, उपसंहार करना। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कंजेस्ट मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। क्या होता है कंजेस्ट? मतलब भीड़ भाड़ होता है कंजेस्ट का मतलब, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब क्या होता है? बदलना। क्या होता है? बदलना, चेंज करना किसी चीज में, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो कंडेंस, कंडेंस में क्या होता है? संगठित करना। क्या करना?
तो संगठित करना मतलब कम करना होता है कंडेंस का, ठीक है। तो एक्सपेंड मतलब बढ़ावा और कंडेंस मतलब कम, तो क्या हो जाएगा विपरीत आपका कंडेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं, खासकर मंडी उपरीक्षक के एग्जाम में तो बार बार आएंगे, ठीक। यहाँ पे आते हैं, वी मस्ट फिनिश दिस जॉब डैश नेक्स्ट वीक। अच्छा है कि ध्यान रखिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर व्यापम के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर व्यापम के अच्छे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इवन कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सारे व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे आपको पैटर्न दिखने को मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे आते हैं, वी मस्ट फिनिश दिस जॉब डैश नेक्स्ट वीक। हमें ये काम बिल्कुल खत्म करना है, कब? अगले हफ्ते तक। जब किसी काम को खत्म करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कोई डेडलाइन दिया जाए, क्या बोला मैंने, कोई काम पूर्ण करने के लिए कोई अंतिम तिथि दिया जाए कि यहां तक तुमको ये काम करके देना है, तो ऐसी स्थिति में हम बाय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वी मस्ट फिनिश, हमें अवश्य कंप्लीट करना ही है दिस जॉब, इस काम को, डैश नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। तो हमारे पास डेडलाइन है कि अगले हफ्ते तक करना ही है। मस्ट लगाया मतलब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, जोर डाला पर मस्ट मतलब करना ही है, तो क्या जाएगा यहाँ पर? बाय। अब समझिएगा एट का अपन पहले प्रयोग देखते हैं। जो एट है ना उस टाइम और प्लेस दोनों के लिए आता है। जब एट प्लेस को बताता है तो ऐसे स्थान के सामने आता है जो एकदम पॉइंट लोकेशन हो, मतलब ऐसी छोटी जगह जहां पे आपने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हें यहां मिलूंगा और मैं वहां पर पहुंचूं और आप मुझे तुरंत दिख जाए। जैसे कोई चौक हो गया, कोई बस स्टॉप हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया जहां पे आपने मुझे बुलाया और मैं आते ही आपसे तुरंत मिल लूं, आपको देख लूं, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। तो वो होता है पॉइंट लोकेशन के लिए। दूसरी बात, जैसे पॉइंट लोकेशन का एग्जाम्पल देखो तो आई विल मीट यू एट रेलवे स्टेशन, मैं तुमसे रेलवे स्टेशन में मिलता हूं, वहां पे मिलना, क्या है वहां पे एट आया। और इसका टाइम के लिए भी यूज होता है, ठीक है, होता है टाइम के लिए यूज होता है। टाइम के लिए कैसे यूज होता है? जब भी क्या हो, कोई एकदम पॉइंट टाइम हो, वहां पे इसका प्रयोग होता है। खासकर नाइट में जब आप रोज किसी काम को करते हैं वहां पर एट का प्रयोग होता है। और एक और यूज एट का यह है कि जब भी आप किसी बड़े लोकेशन की तुलना में छोटे लोकेशन की बात करते हैं तो वहां पे एट का प्रयोग होता है। आई लिव एट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, आई लिव एट छत्तीसगढ़ इन इंडिया, आई लिव एट इंडिया इन द वर्ल्ड। जब भी किसी बड़े क्षेत्र की तुलना में छोटे की बात हो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। आगे आता है किसमें? सिंस का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी काम के शुरू होने की निश्चित तिथि ज्ञात हो। टाइम के लिए बता रहा हूं मैं, फिर बाद में रीजन के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब किसी काम के शुरू होने की निश्चित तिथि ज्ञात हो और वो काम अब भी जारी हो, मतलब वो काम कभी शुरू हुआ 50 साल पहले, वो डेट अपने को एग्जैक्ट पता है कि कब वो काम शुरू हुआ और वो काम अब भी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है, तो उस काम के शुरू होने की तिथि के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये जो शॉप है ये 1990 से चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है, तो द शॉप हैज बीन रनिंग परफेक्टली सिंस 1990, वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज कहां पे होता है सिंस का? तो वहां पे समझिएगा जब भी हम रीजन को बताते हैं, जैसे सिंस ही जॉइंड माय बिजनेस आई एम फेसिंग लॉस, जब से उसने मेरा बिजनेस ज्वाइन किया है मुझे घाटा हो रहा है, तो कारण बता रहे हैं सिंस से। दो जगह पे आते हैं अपन किसमें? टू पे। टू का प्रयोग कब करते हैं? अपन डायरेक्शन के लिए करते हैं, दिशा के लिए करते हैं। जब कोई स्थान तय हो और आप उसके ओर जाने की बात कहें वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्थान तय है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ, वहां पे क्या आएगा? तो टू आएगा। तो याद रखिएगा जब भी आपको क्या दिया जाए, डेडलाइन दिया जाए, तो मैं ये काम संडे तक करना है, अगले हफ्ते तक करना है, 15 तारीख तक करना है, तो क्या आएगा वहां पे? बाय आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाय। आगे बढ़ते हैं अपन, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड जेनिथ। अब समझिएगा जेनिथ का एंटोनिम क्या होता है? जेनिथ का अर्थ होता है शिखर पे होना, चरम पर होना। जब कोई चीज अपने शिखर पे होते है ना, जैसे कि एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो आपका 25 से 35 साल के बीच में अपने जवानी पर होता है, तो वो उसका शिखर है, वो चरम है। तो शुरू हुआ बचपना से, यहाँ पे गया और वापस कहाँ आए? नीचे आए। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? तो चरम पर होना या शिखर पर होना। क्या होना? चरम पर होना या शिखर पर होना, या शिखर पर होना, ठीक है, शिखर पर होना, ये होता है जेनिथ का अर्थ। और हमको क्या पूछा हुआ है? तो एंटोनिम पूछा गया है, विपरीत। क्या पूछा गया है? विपरीत पूछा गया है अपने को, ठीक है, विपरीत पूछा गया है। तो यहां पर देखिए एलियन, एलियन मतलब आपको सबको पता है, ठीक है, परग्रही। एलियन क्या कहते हैं? परग्रही, जो दूसरे ग्रह से आया हो ऐसा व्यक्ति, तो ये तो होगा नहीं। नादिर, नादिर मतलब क्या होता है? नादिर मतलब होता है पतन। क्या होता है? पतन होना। क्या होना? पतन होना। तो याद रखिएगा जब आप शिखर पे चढ़ते हैं, पीक पे, उसके बाद क्या होता है? आपका पतन होता है। तो शिखर का विपरीत क्या होगा? पतन, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए आगे ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है? ओपेक मतलब क्या होता है बताइए? अविश्लेषित। क्या होता है? अविश्लेषित होता है, ठीक है।
अविश्लेषित या अपरिभाषित जैसा वर्ड होता है क्या, ओपेक का, ठीक है। अगर हम किसमें एरोगेंट, एरोगेंट मतलब क्या होता है, घमंडी, क्या होता है एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, ध्यान रखिएगा, तो लिख लीजिए, ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्ट और घमंडी, घमंडी। तो अब आप खुद देख पा रहे हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, तो पतन होना हो जाएगा, विपरीत, किसका, एंटोनिम हो जाएगा आपके जेनिथ का नादिर, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है आपको, जिसका वर्तनी बिल्कुल सही हो, स्पेलिंग एकदम सही हो, आपको वो चुनना है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है, प्रीसीड, ये बिल्कुल गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं प्रीसीड, ठीक है, प्रीसेड गलत है, ये भी प्रोसाइड, ये भी गलत है, तो क्या होगा, प्रोसीड, क्या होता है, प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, आगे किसी काम को बढ़ाना, प्रोसीड। तो एक्चुअल में ये सही स्पेलिंग है, बाकी सारे गलत हैं, बहुत इजी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द पेसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस इज, मतलब एक सेंटेंस दिया अपने को, कौन सा, यहां से यहां तक, और आपको कभी भी जब भी वॉइस पूछे तो आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, जिसका पेसिव बनाना है अपने को, ये कौन से टेंस में है। टेंस कितने होते हैं, बेसिक तौर पे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के अंतर्गत 4-4 कैटेगरी होते हैं, कितने होते हैं, 4-4 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से, सिंपल जिसको अपन इंडेफिनिटिव बोलते हैं, फिर आता है कंटिन्यूअस जिसको अपन प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, फिर आता है परफेक्ट, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको अपन परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिएगा, द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट, जो प्रिंसिपल है उसने क्या पढ़ा, रिपोर्ट को पढ़ा। जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई वर्ब आए, क्या बोला मैंने, जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई वर्ब आए तो वो 3 फॉर्म में पॉसिबल है। कितने फॉर्म में पॉसिबल है, वो 3 फॉर्म में पॉसिबल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो या तो मेन वर्ब के 5वें फॉर्म में आएगा, मतलब कुछ नहीं, बेस फॉर्म के साथ एस लगा होगा, जैसे रीड्स हो गया, रन्स हो गया, ईट्स हो गया, ऐसा आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, रीड का रीड ही हो गया। क्लियर है। तो वो होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन देखिए जब यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहां पर केवल रीड ही लिखा है, तो आपको पहले जानना होगा कि रीड फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म भी इसका रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका रीड होता है। रीड, रेड, रीड पढ़ते हैं पर होता सेम है। आगे क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं, बस आईएनजी जोड़ देते हैं अपन, क्या बन गया आपका, फोर्थ फॉर्म बन गया। और आगे क्या हो गया आपका, रीड्स हो गया 5वां फॉर्म। तो ये क्या हुआ आपका, V1, V2, V3, V4 और V5 ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, रीड आ रहा है। मतलब इसमें एस लगता जो ये प्रेजेंट में रहता, चूंकि ये डायरेक्ट रीड है और ये तो हमेशा प्रेजेंट में अगर आता तो प्लूरल के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है। मतलब ये आपका पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। और जब ये अपन वॉइस में चेंज करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस का किसमें जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सबसे पहले वॉइस में चेंज करने का नियम है, आप पहले सब्जेक्ट पहचानिए, फिर आप पहले वर्ब पहचानिए, क्या है वर्ब V2, और फिर क्या करिए आप ऑब्जेक्ट पहचानिए। ठीक है। वॉइस में चेंज करने का सबसे पहला नियम है, पहले आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द रिपोर्ट। क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द रिपोर्ट। अब आप देखिए पास्ट सिंपल टेंस में है तो किसमें चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है। मतलब उसके हेल्पिंग में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज और वर। तो द रिपोर्ट जो कि ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, वॉज और वर में से वॉज आता है सिंगुलर, क्या आ जाएगा वॉज। ठीक है, द रिपोर्ट वॉज। अब रीड का थर्ड फॉर्म लेना है, तो रीड का थर्ड फॉर्म तो रीड ही होता है। हमेशा एक्टिव से पैसिव में जाने में कोई सा भी टेंस हो फर्क नहीं पड़ता, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। इस चीज को आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, रेड ही हो जाएगा। ठीक है, द रिपोर्ट वॉज रेड। अब क्या लगाना है आपको, बाय लगाना है और बाय के बाद जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। क्या जाएगा आपका, द प्रिंसिपल। क्या जाएगा आपका, द प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आप देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द रिपोर्ट इज बीइंग, ये तो नहीं होगा। ठीक है, द रिपोर्ट वॉज रेड बाय द प्रिंसिपल, तो मेरे ख्याल से यही वाला आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विल आ गया है, यहाँ पे हैज बीन आ गया है, यहाँ पे बीइंग आ गया है। तो ये भी नहीं है पॉसिबल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा हुआ, तो ये वाला पॉसिबल हुआ। क्यों, क्योंकि जब भी अपन पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो मेन वर्ब को तो थर्ड फॉर्म आएगा ही हमेशा पैसिव में जाने पे, लेकिन हमेशा अपने से बड़े वाले सेंटेंस का मतलब टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। तो पास्ट सिंपल से बड़ा कौन है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 17वां प्रश्न में आते हैं। दे हैव पेंटेड द हाउस। उन्होंने क्या किया, हाउस को कलर किया। उन्होंने क्या किया, हाउस को कलर किया। दे हैव पेंटेड द हाउस। द पेसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। अब देखिए यहां पर भी पेसिव वॉइस बनाना है। पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट क्या हुआ अपना, दे सब्जेक्ट हुआ, हैव क्या हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, और पेंटेड क्या हुआ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब भी
सेंटेंस में हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये जो टेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है ये आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए द हाउस, ये क्या हुआ हमारे पास? ऑब्जेक्ट हुआ। और मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो द हाउस पहले आएगा। देखिए सब में द हाउस पहले आया हुआ है, ठीक है। फिर अपने को टेंस देखना है ये कितना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट अगले बड़े वाले भाई का हेल्पिंग वर्ब लेता है। मतलब यहां पर हैव है तो ये हेल्पिंग वर्ब किसका लेगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। किसका लेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन ये लेगा। इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, हैज बीन या हैव बीन ये लेगा। अब यहां पर देखते हैं कहां पे आ रहा है हैज बीन या हैव बीन। अब देखिए यहां पर आ रहा है हैज बीन, यहां पर आ रहा है हैड बीन, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इज आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। वॉज आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आराम से देखिए यहां पर है क्या? हैज बीन पेंटेड बाय देम। बड़ा आसानी से आपका ये प्रश्न बन गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक्टिव से किसी बन गया। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं माय ब्रदर सैड आई एम गोइंग टू दिल्ली। मेरे भाई कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब आप देखिए किसमें है ये? नरेशन में। किसमें? नरेशन। जब भी इन्वर्टेड कॉमा दिखे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये आपका? ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या करना है अपने को? इसको चेंज करना है किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो माय ब्रदर सैड, तो सैड के बाद अगर टू लगता है तो वो टोल्ड बन जाता है, पर सैड अकेले तो वो सैड ही रहेगा। तो माय ब्रदर सैड यहां तक ये भी ठीक है, माय ब्रदर सैड यहां तक ये भी ठीक है, माय ब्रदर सैड ये भी ठीक है, ये माय ब्रदर सैड ये भी यहां तक ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है, क्या हटता है? इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो अपन क्या लगाते हैं? सामान्यतः दैट लगाते हैं। सिंपल टेंस को जब अपन चेंज करते हैं तब। तो देखिए यहाँ पर भी दैट लगा है, यहाँ पर भी दैट लगा है, यहाँ पर भी दैट लगा है, मतलब इसमें दैट नहीं लगा है, तो यहाँ पर आप पहले ही काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली लिखा है, मैं दिल्ली जा रहा हूं। याद रखना जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो सारे प्रेजेंट वाले पास्ट में चेंज होते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में टेंस होता है, चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ये तो सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज होते हैं। फिर पास्ट वाले किस में होंगे? पास्ट में दो चेंजेस होते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो आपका प्रेजेंट पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। किसमें? पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं अपन, देखिए यहाँ पे क्या लग गया? दैट लग गया, तो ये हो गया। अब देखिए क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, चौथा फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। किसमें जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब आपने क्या करना है? आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब एक नियम याद रखिएगा, SON 1 2 3, क्या बोला मैंने? SON 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, क्या बोला मैंने? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये हुआ आपका सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस आपको रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को देखना है। क्या देखना है? रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को देखना है। अगर रिपोर्टेड में इसके सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन रहेगा, मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, नहीं इसको यहीं पर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या हुआ? तो आई वी हुआ। सेकंड पर्सन आपका हुआ यू। थर्ड पर्सन क्या हुआ? ही शी इट और दे। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग के, ये हुआ रिपोर्टिंग का पार्ट। किसका पार्ट हुआ? ये रिपोर्टिंग का पार्ट हुआ, और ये हुआ रिपोर्टेड का पार्ट हुआ। किसका पार्ट हुआ? ये रिपोर्टेड का पार्ट हुआ। जब भी रिपोर्टेड में, इस वाले में सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन रहा तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन तो वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। ब्रदर है सब्जेक्ट। जब भी आपका रिपोर्टेड में सेकंड पर्सन रहा, यू रहा, तो वो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं होता, जनरली अपन मी मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जब रिपोर्टेड में यहाँ पर थर्ड पर्सन होगा, ही सी इट दे, तो यहाँ पर एन फॉर नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? तो ओ से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एस से क्या हुआ? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है? हमेशा रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को देखना है। अगर वो फर्स्ट पर्सन आई भी है तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है? आई है, तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ब्रदर, ब्रदर क्या होता है? लड़का होता है, तो आई का क्या हो जाएगा? तो ही हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? तो ही हो जाएगा। तो ही अपने को 3 में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या आना है इसमें? पास्ट कंटिन्यूअस का आना है, ठीक है। तो ही के बाद क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। तो यहाँ पर विल लिखा है गलत, इज लिखा है गलत, वॉज लिखा है
करेक्ट, ठीक है, वॉज गोइंग टू दिल्ली। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। कंप्लेंट राम, राम ने क्या किया? कंप्लेंट किया। यहां पे क्या बोला? द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी, इसके लिए जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो क्या होना चाहिए? तो यहां पर देखिएगा कंप्लेंट राम। अब शुरू में देखिए राम कंप्लेंट सब में सेम है, राम कंप्लेंट राम कंप्लेंट राम कंप्लेंट। इन्वर्टेड कॉमा हट गया ये वाला, तो क्या आ गया? दैट 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 दैट। तो ये हमारे पास क्या है? ये है रिपोर्टिंग, ये क्या है हमारे पास? रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये वाला क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास रिपोर्टेड। ये क्या है हमारे पास? तो रिपोर्टेड स्पीच है। कौन सा वाला? तो ये वाला। अब रिपोर्टिंग का काम यहाँ पे खत्म हुआ, अपने क्या देखना है? तो अपने को रिपोर्टेड देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी रिपोर्टेड के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन रहे, क्या रहे? आई भी रहे, फर्स्ट पर्सन रहे जब भी रिपोर्टेड के सब्जेक्ट में, तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड में क्या है? आई है, और रिपोर्टिंग में क्या है? सब्जेक्ट राम है। क्या है? राम है। तो जाहिर सी बात है ये आई इस राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब क्या हो जाएगा? वो ही हो जाएगा। यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी। आपने वो टेंस देखना है। हैव बीन क्या आया? हैव बीन वेटिंग। जब भी हैव बीन आए और मेन वर्ब का चौथा फॉर्म आए तो किस में आ जाएगा? वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, मतलब वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो आपको देखना है क्या? हैड बीन। यहाँ पे हैज आया गलत, यहाँ पे हो जाए गलत, यहाँ पे जाए गलत, तो हैड बीन कहाँ पे है? यहाँ पे। बाकी सब तो सेम रहेगा। कौन सा पार्ट? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट यही है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आते हैं, देयर वर नॉट डैश कुकुम्बर्स इन द मार्केट, फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। यहाँ पर डैश पे फिल करना है। एनी, नो, सम और फ्यू। याद रखना वरंट मतलब क्या होता है? तो वर नॉट। क्या हुआ इसका हिंदी मीनिंग? इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? वरंट मतलब तो वर नॉट, वर नॉट। जब भी किसी सेंटेंस में नॉट आता है तो सम नहीं आता। पहली बात तो ध्यान रखना, जब भी नॉट दिख गया किसी वाक्य में तो सम नहीं आएगा, सम तो पहले ही काट दो। क्या बोला मैंने? जब भी किसी वाक्य में नॉट दिख गया तो सम नहीं आएगा, सम पहले ही काट दो। और देखो ये एक सिंगल वाक्य है, कहां से? यहां से यहां तक एक सिंगल वाक्य है, और एक सिंगल वाक्य में 2 नेगेटिव भी नहीं आते हैं। एक साधारण सिंगल वाक्य में 2 नकारात्मक शब्द भी नहीं आते हैं, तो नो भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नो भी नहीं आएगा। अब देखिए अपन किसमें? कुकुम्बर पे आते हैं। किसमें आता है? कुकुम्बर पे आते हैं। अब क्या बोला गया? देयर वर नॉट, ठीक है, डैश कुकुम्बर्स इन द मार्केट। जो फ्यू होता है ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है। कैसा होता है? ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या आएगा? एनी। जब भी वाक्य में नकारात्मक रहे, वहां एक भी कुकुम्बर नहीं था, यहाँ पे वहां पे कुछ भी कुकुम्बर नहीं था। सम का, कुछ का अर्थ देना है। जब भी नकारात्मक के साथ कुछ का अर्थ देते हैं, वहां पे हम एनी का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। तो नकारात्मक के साथ सम नहीं आता, नो आएगा नहीं, क्योंकि 2 नकारात्मक हो जाएंगे वाक्य में। एक नकारात्मक, एक वाक्य में एक ही नकारात्मक हो सकता है, मतलब एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्यू है तो एक पॉजिटिव वर्ड है, जो कि गिनने वाले चीजों की संख्या को बताने के लिए आता है, अधिकता को बताने के लिए आता है। यहाँ पे क्या जाएगा? एनी, क्योंकि नॉट के साथ हमेशा एनी का ही संबंध बनता है। आगे बढ़ते हैं अपन। आई ओनली वॉन्ट डैश लिटिल इन माई टी। आई ओनली वॉन्ट डैश लिटिल, सुगर रहेगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। यहाँ पर सेंटेंस अधूरा लग रहा है मुझे। यहाँ पर क्या लगेगा? सुगर। क्या लगेगा? यहाँ पर सुगर लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, सुगर। तो देयर आई ओनली वॉन्ट डैश लिटिल इन माई डैश लिटिल सुगर इन माई टी। तो एन, ए, फ्यू और द। याद रखिएगा लिटिल और फ्यू। पहली बात तो आप 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए। किसका? लिटिल का और फ्यू का, ठीक है। लिटिल का और फ्यू का आप ऐसे 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। लिटिल और फ्यू ये दोनों ही कमी को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ये दोनों ही कमी को दिखाते हैं, लेकिन ये मात्रा में कमी को दिखाता है और ये संख्या में कमी को दिखाता है। क्या करता है? एक मात्रा में कमी को दिखाता है और एक संख्या में कमी को दिखाता है। ये मात्रा में कमी को दिखाता है, मतलब ये कहाँ पे आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा। और चूंकि ये संख्या में कमी दिखाता है तो ये काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। ध्यान रखिए, किससे पहले आएगा? तो काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। क्लियर है बात? ये दोनों क्वांटिफायर होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिफायर होते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। जहां पर लिटिल कम को दिखाता है अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा में, और फ्यू कम को दिखाता है काउंटेबल नाउन की संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। लिटिल में क्या होता है आपका? एक होता है आपका लिटिल, एक होता है आपका अ लिटिल, एक होता है आपका द लिटिल। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए। खुद पहला लिटिल हो गया, दूसरा क्या हो गया? अ लिटिल हो गया, तीसरा हो गया द लिटिल। एक होता है ऐसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है, द फ्यू। जहां पर जो लिटिल और जो फ्यू है ये खुद में बहुत कम का सेंस देते हैं, ऑलरेडी नकारात्मक वर्ड है। अभी जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर मैंने बताया ना फ्यू के साथ, अच्छा मैंने इसको सकारात्मक बोल दिया था क्या?
माफ करना, मैंने गलती से, मुझे याद आ रहा है कि मैंने सकारात्मक बोला था, ये खुद एक नकारात्मक वर्ड है, तो तीनों नकारात्मक है, ठीक है, तो मतलब सम आएगा नहीं नकारात्मक के साथ, नो नकारात्मक है, फ्यू भी नकारात्मक है, तो क्या आएगा, एनी आएगा, तो माफ करना, वहाँ पे मैं गलती से सकारात्मक बोल गया था। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, दोनों निगेटिव वर्ड है, मतलब ना के बराबर, कोई चीज एकदम ना के बराबर हो, बहुत कम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कम। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होगा दोनों का, बहुत कम, बहुत कम होगा, दोनों का मीनिंग लगभग ना के बराबर, ठीक है। और अ लिटिल और अ फ्यू का मीनिंग क्या होगा, तो थोड़ा सा, क्या होगा, थोड़ा सा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल थोड़ी सी मात्रा को दिखाता है, ये काउंटेबल थोड़ी सी संख्या को दिखाता है। और द लिटिल क्या होगा आपका, कम, द लिटिल क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है, द लिटिल होगा आपका कम, और द फ्यू होगा कम, ये कम मात्रा को और एक कम संख्या को, मतलब मान लीजिए 1 लीटर की बोतल है, उसकी पर्याप्त मात्रा 1 लीटर है, और उसमें मान लीजिए 5, 7, 10, 15 बूंद पानी है, तो वो क्या हुआ आपका, फ्यू और लिटिल आ जाएगा वहां पे, क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, तो क्या आएगा, लिटिल आ जाएगा। अब मान लीजिए उसी बोतल में क्या है, मान लो 200 ml पानी है, तो वो थोड़ा सा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, अ लिटिल आ जाएगा। उसी सेम बोतल में मान लीजिए 500 ml पानी है, चाहिए तो 1 लीटर पर्याप्त के लिए, है कितने, 500 से 600 ml, तो क्या आ जाएगा वहां पर, द लिटिल आ जाएगा। वैसे ही मान लो मुझे 100 आम की जरूरत है, मैं आम को गिन सकता हूँ, और मैं आपके पास गया, आपने कहा कि भैया मेरे पास तो अभी 5-7 आम है, तो मेरी 100 की मात्रा के हिसाब से 5-7 आम बहुत कम हो गए, तो क्या आ जाएगा वहां पे, फ्यू आ जाएगा। फिर मैं अगले दिन आया, भैया अब आम दे दो, तो आपने कहा कि भैया देख लो 10, 15, 20 आम है, तो क्या है वो थोड़े से हैं, तो क्या आएगा वहां पे, अ फ्यू आएगा। अब फिर मैं अगले दिन आया, तो आप बोले देख लो 40, 50, 60 आम है, तो क्या आ जाएगा वहां पे, द फ्यू आ जाएगा। तो ऐसे होता है प्रयोग। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा, आई ओनली वांट, मैं चाहता हूं थोड़ा सा शुगर, किसमें, मेरे चाय में। और शुगर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन पहचानने का एकदम आसान सा तरीका बताता हूं मैं, ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम से जाना जाए, क्या बोला मैंने, ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम से जाना जाए, अनकाउंटेबल होता है, गिनना नहीं है आपने को। कैसे, वाटर 1 बूंद भी पानी है, बहुत सारा पानी भी पानी है, शुगर शक्कर 1 बूंद भी शक्कर है थोड़ा सा, और बहुत कई किलो भी शक्कर शक्कर। तो ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में, ठीक है, हर आकार और हर स्थिति में सेम नाम से जाना जाए, वो अनकाउंटेबल होता है। तो शुगर तो अनकाउंटेबल है, तो लिटिल में क्या आएगा, थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अ लिटिल, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अ लिटिल आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश बीइंग इल, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। अब क्या बोला जा रहा है कि डैश बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, एज इफ, ठीक है, एज लॉन्ग एज, इन स्पाइट ऑफ, और ऑल्दो। एज इफ मतलब मानो, क्या होता है इसका मतलब, मानो होता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ठीक है, आता है जब से, जब से या तब तक, जब से या फिर तब तक या फिर जब, जब तक, ऐसा। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, क्या होगा इसका मतलब, के बावजूद। और ऑल्दो मतलब क्या होगा, तो यद्यपि, क्या होगा, यद्यपि, क्या होगा, तो यद्यपि होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बीमार होने के बावजूद वो कहाँ गया, स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। तो कौन सा पार्ट, तो पार्ट सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर, ठीक है, बैचलर का फेमिनाइन जेंडर आपको देखना है, मेड, गर्ल, लेडी और वुमेन। देखिए बेसिक तौर पे जो परंपरागत वर्ड है अपन बोल सकते हैं, जो ट्रेडिशनल वर्ड है किसके लिए, आपके बैचलर के लिए, वो क्या है, ठीक है, बैचलरेट, क्या है, तो बैचलरेट है, BA, बैचलर का, ये तो आपका क्या हुआ, फेमिनाइन बोला ना, यहाँ पर क्या हुआ आपका मस्कुलाइन हुआ, इसका फेमिनाइन मैं यहाँ पे लिख के लिखता हूँ, पहले क्या होगा, बैचलरेट, BACHELORETT, बैचलरेट, ये हुआ क्या, इसका फेमिनाइन, ये ट्रेडिशनल वर्ड है। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला दूसरा वर्ड क्या है, तो स्पिंस्टर, क्या है, स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, ये अभी आधुनिक वर्ड है, कैसा वर्ड है, ये आपका मॉडर्न वर्ड है, ये मॉडर्न वर्ड है, क्लियर है बात। और ये बैचलरेट एक प्रकार से ट्रेडिशनल वर्ड है, जो पहले से प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन एक वर्ड क्या दिया हुआ है, मेड। यहाँ पर याद रखिएगा एक वर्ड क्या है, मेड, मेड या मेडन, ठीक है, मेड या मेडन, ये प्राचीन काल में, मतलब बहुत पुराने शब्द में, इंग्लिश भाषा में बोलने वाला शब्द है, जो कि कुंवारी महिला के लिए होता है, किसके लिए होता है, कुंवारी महिला के लिए होता है, जो कि शादीशुदा ना हो। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेड, मेड मतलब नौकरानी आज के डेट में होता है, लेकिन पहले मेड या मेडन उस लड़की के लिए बोलते थे जिसकी शादी नहीं हुई है, तो गर्ल भी नहीं होगा, लेडी भी नहीं होगा, वुमेन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, मेड या मेडन। लेकिन याद रखना साथ साथ बैचलरेट और स्पिंस्टर भी होता है, ठीक है, किसके लिए, बैचलर की मतलब फेमिनाइन जेंडर, बैचलर मतलब क्या हुआ, ऐसा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है, और बैचलरेट या स्पिंस्टर ऐसी महिला, ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है। और पुराने टाइम पे, ठीक है, मेडन या मेड भी बोलते थे ऐसी महिला को। आगे बढ़ते हैं, कुंवारी महिला मतलब, ठीक है, यहाँ पे आते हैं द प्लूरल ऑफ इंडेक्स,
इंडेक्स वर्ड सिंगुलर है और इंडेक्स का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। इंडेक्स वर्ड सिंगुलर है और इंडेक्स का प्लूरल क्या हो गया, ये देखना है अपने को, ठीक है। तो इंडेक्स का इंडेक्स नहीं होता है, इंडेक्सेस नहीं होता है, इंडेक्सेस नहीं होता है, इंडिसेस होता है। क्या होता है, इंडिसेस होता है। बहुत सारे से वर्ड यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा BUREAU, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। फिर आता है आपका RADIUS, ठीक है। फिर आता है आपका SYNOPSIS, ठीक है। फिर आता है आपका NUCLEUS, न्यूक्लियस। ये सारे कैसे वर्ड है, सिंगुलर वर्ड हैं। तो इनका प्लूरल क्या होगा, इनका प्लूरल क्या होगा, देखो ब्यूरो का ना बार बार पूछा गया है, ब्यूरो का ब्यूरोक्स होता है। क्या होता है, BUREAUX, और समटाइम्स BUREAUS समटाइम्स होता है, बाकी ज़्यादातर क्या होता है, ब्यूरोक्स होता है, ठीक है। रेडियस का, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में US आए वो सामान्यतः क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनका प्रमाण के लिए क्या बना जाता है, तो रेडियाई, RADII, बस कुछ नहीं, यूएस के बदले आई करते हैं। यूएस के बदले क्या किया हमने, एक आई किया है यहाँ पे बस। यहाँ पर देखो सिनॉप्सिस, जिन वर्ड के लास्ट में SIS सिस आए, क्या बोला मैंने, जिन वर्ड के लास्ट में SIS सिस आए उनका प्लूरल बनाने के लिए हम बस इस आई को ई में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, इसको ई में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस। वैसे ही क्राइसिस का क्राइसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, ठीक है। न्यूक्लियस, यहाँ पर देखिए क्या आया, यूएस आया है, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियाई, NUCLEI। क्या हो गया आपका, यूएस के बदले आई आ जाता है। क्या आता है, यूएस के बदले आई आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, यहाँ पर देखो यूएस के बदले क्या आया है, तो आई आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये यूएस वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ अपवाद भी है। लगभग 99% टाइम ऐसे नाउन जिनके अंत में यूएस हो उनका प्लूरल यूएस के बदले आई लगा के बनता है, पर 1% टाइम अलग भी है। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ जीनस, क्या लिखा मैंने, जीनस, ठीक है। एक वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर GENUS, जीनस। एक ऐसा वर्ड है तो सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्या होगा, जीनस मतलब क्या होता है, तो वंश या जाति। जीनस मतलब क्या होता है, तो वंश या जाति होता है जीनस का मतलब। इसका प्लूरल क्या होगा, तो चूंकि यूएस है तो क्या लगना चाहिए, आई लगना चाहिए, पर ये 1% केस है, तो जीनस का जो प्लूरल क्या होता है, तो GENERA होता है, जेनेरा, ना कि जीनियाई। क्लियर है बात। वैसे ही कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज, SERIES, सीरीज, इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, ठीक है। स्पीसीज का स्पीसीज, ठीक है। सीरीज का सीरीज, मतलब क्या समझ में आया, जिन वर्ड्स के अंत में IES रहे, क्या रहे, IES रहे, उनका सिंगुलर और प्लूरल हमेशा सेम होता है, ध्यान रखना। और याद रखना जिन भी शब्द के साथ क्राफ्ट जुड़े, जैसे कि यहाँ पे आया क्या, एयर क्राफ्ट, क्या आया, एयर क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, वाटर क्राफ्ट, ठीक है, वाटर क्राफ्ट, इनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। इनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो सेम होता है, ध्यान रखना। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में क्राफ्ट आए और वो चलित यंत्रों से संबंधित हो, मतलब आगे बढ़ने वाले विमानों से संबंधित हो। एयरक्राफ्ट मतलब वायुयान, स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 देखो, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू, अरे कुछ नहीं, जो व्यक्ति नया हो किसी काम में, नौसिखिया समझते हैं ना, नौसिखिया, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो धुरंधर हो गया जी, समझ ना, धुरंधर तो आजकल चर्चे में भी है, ठीक है। धुरंधर हो गया मतलब बहुत ज्यादा अनुभवी, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा उसको ज्ञान है उस चीज का। स्टार्टर मतलब शुरुआती, स्टार्टर मतलब वो होता है जब अपन खाना खाते हैं ना, तो उससे पहले कुछ स्टार्टर लेते हैं, वो स्टार्टर होता है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव ना हो। और नो वाइस, नो वाइस मतलब क्या होता है, नौसिखिया, नौसिखिया समझते हैं आप, नौसिखिया जो नया नया होता है, ठीक है, तो सब क्या बोलते हैं, नो वाइस बोलते हैं, नूब समझते हैं, उस प्रकार का वर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं अपन इसमें 26 में, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फरी, ठीक है। फ्यूरी, फरी और फ्यूरी दोनों पढ़ सकते हैं, हालांकि FURRY को फरी पढ़ते हैं, FURY को फ्यूरी, पर अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में उच्चारण अलग अलग होता है, तो आप इसको फ्यूरी और कभी कभी फरी भी पढ़ सकते हैं। अब अपन क्या पढ़ने वाले इसको, तो फ्यूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसको, फ्यूरी पढ़ेंगे। और फ्यूरी मतलब क्या होता है, तो क्रोध, क्या होता है, क्रोध, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, ये होता है किसका मतलब, तो फ्यूरी का मतलब। क्या पता है, एंगर, ठीक है, माइजरी, एंगर मतलब क्या हुआ, तो गुस्सा, क्या हुआ, गुस्सा, तो साफ साफ मिल गया, लेकिन बाकी कुछ नहीं, ठीक है। माइजरी मतलब क्या होता है, तो दुख, क्या होता है, माइजरी मतलब दुख होता है, ठीक है। पेन मतलब क्या होता है, दर्द होता है। और एंग्विश, एंग्विश मतलब क्या होता है, तो पीड़ा होता है, क्या होता है, एक प्रकार से पीड़ा होता है या वेदना होता है, पीड़ा या वेदना होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हमको क्या पूछा है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, क्या पूछा है हमको, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची हमको पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो समानार्थी होगा किसका, फ्यूरी का, एंगर हो जाएगा 26 का आंसर ए।
आगे बढ़ते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। दे हैव रिपेयर्ड द रोड अगेन, ये एक सेंटेंस दिया गया है। द पैसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस वुड बी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, कुछ नहीं, बस देखो दे सब्जेक्ट मिल गया, रिपेयर्ड मेन वर्ब मिल गया, और हैव हेल्पिंग वर्ब मिल गया, और हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। और द रोड क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अगेन क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, सबसे पहली बात अपने को टेंस ढूंढना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हुआ आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, क्या हुआ आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा चाहिए होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जब भी हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये चाहिए होता है किसमें, हैव बीन या हैज बीन में, किसमें, हैव बीन या हैज बीन में, प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में ये चेंज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट करेंगे। तो द रोड यहाँ पर आया है, द रोड यहाँ पर आया है, द रोड यहाँ पर आया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या देखना है अपने को, हैज बीन की जगह पे क्या आना चाहिए, ठीक है, इसमें हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए। द रोड सिंगुलर है, द रोड सिंगुलर है, द रोड सिंगुलर, तो क्या आता है सिंगुलर के लिए, हैज आता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए, हैव आता है किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पे आया है, हैज यहाँ पे आया है, यहाँ पे हैड आया नहीं आएगा, यहाँ पे आया ये भी नहीं आएगा, तो कुछ नहीं करना अपने को यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ हाँ यहाँ पर, ठीक है, ये तो नहीं होगा ना पहले, तो यहाँ पर क्या आया, हैज़ बीन आया, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, द रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड अगेन। तो याद रखना यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट को किसी में नहीं लिया है ना, बाय प्लस सब्जेक्ट कई बार ऐसा करता है कि अपन बाय प्लस सब्जेक्ट को लास्ट में नहीं लेते हैं, तो नहीं लिया यहाँ पर, डायरेक्ट अगेन लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट को लिया ही जाए, चारों ऑप्शन में सेम रहेगा जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो चारों में नहीं लिया, मतलब चारों में छोड़ना है आपने को, एक आंख में नहीं लिया था तो वो एरर होता, लेकिन देखो चारों में नहीं लिया है बाय प्लस सब्जेक्ट को लास्ट में। तो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। द बेटर द जोक द डैश इज लाफ, द बेटर द जोक द डैश इज लाफ। याद रखिएगा जब भी द के साथ क्या है, कोई एडजेक्टिव है, क्या है, जब भी द के साथ कोई एडजेक्टिव आए तो वो हमेशा कोरिलेटिव फॉर्म में आता है, किसमें आता है, कोरिलेटिव फॉर्म में आता है, मतलब एक समान फॉर्म में आता है। आप देखिए द के पास एक एडजेक्टिव आया, द के बाद एक एडजेक्टिव आया है, और कौन से फॉर्म में आया, तो कंपैरेटिव डिग्री में आया, किसमें आया, कंपैरेटिव डिग्री में आया हुआ है। मतलब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बेटर का, गुड, गुड बेटर और बेस्ट। तो जब यहाँ पर द के बाद बेटर लिखा है तो यहाँ पर द के बाद भी हमको कंपैरेटिव फॉर्म ही लेना पड़ेगा। इसको अपन बोलते हैं कोरिलेटिव कंपैरेटिव, क्या बोलते हैं अपन इसको, कोरिलेटिव कंपैरेटिव सेंटेंस, कोरिलेटिव कंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं अपन इसको, क्लियर है बात, कोरिलेटिव कंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब दो चीजें, जब दो बार एडजेक्टिव द और द के बाद आए तो याद रखिएगा जो इसका फॉर्म है और जो इसका फॉर्म है वो समान होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा, अगर ये कंपैरेटिव में है तो ये भी कंपैरेटिव में रहेगा, अगर ये सुपरलेटिव में है तो ये भी सुपरलेटिव में रहेगा। हालांकि जनरली कोरिलेटिव कंपैरेटिव ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेटर, तो अपने क्या लेना है, यहाँ पर कोई ना कोई क्या लेना है, अपने को कंपैरेटिव फॉर्म लेना है, ठीक है। तो लाउडेस्ट, ये तो सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। मोर लाउड होता नहीं है, क्योंकि लाउड, जब भी आप लाउड का उच्चारण करें तो लाउड एक बार में उच्चारित हो रहा है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, ईआर लगाते हैं। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे पहचानना है आपको कि कब अपन कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगाएं, कब अपन मोर लगाएं। पर अभी आप ये मानिए कि लाउड में क्या लगता है, ईआर लगता है, कुछ नहीं, बस लेवल का खेल है। जो वर्ड एक लेवल में दो जो एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया उसमें अपन ईआर लगाते हैं, जो एडजेक्टिव एक से अधिक लेवल में कंप्लीट होगा उसमें अपन मोर लगाते हैं। पहचानने का तरीका कुछ नहीं, आप अपने हाथ को यहाँ पे रख लीजिए और उच्चारण कीजिए। लाउड, एक बार टच हुए आपस में ये लोग तो क्या लगाना है, ईआर, और एक से अधिक बार टच हुए एक्सपेंसिव, एक से अधिक बार टच हुए तो क्या लगाना है आपको, मोर लगाना है पहले में कंपैरेटिव डिग्री में। तो लाउड एक बार टच हो रहा है तो क्या आ जाएगा, लाउडर, क्या आ जाएगा, लाउड आ जाएगा, तो ये आएगा ना तो ये आएगा, तो क्या आएगा, लाउडर आ जाएगा। और लाउडर ही क्यों लिया हमने, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कोरिलेटिव कंपैरेटिव का कॉन्सेप्ट है। जब भी द के बाद कोई एडजेक्टिव और वो कंपैरेटिव में हो तो यहाँ पे भी द के बाद कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, इसको बोलते हैं अपन कोरिलेटिव कंपैरेटिव का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, आजकल व्यापम कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पे आते हैं, सी डैश वर्क ऑल डे, सी डैश वर्क ऑल डे, रीराइट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क इन द ब्रैकेट। इसको अपन को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब तो दिया हुआ है ना, आपने क्या करना है, उसका थर्ड फॉर्म करना है। और हैज कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा आपका, हैज आ जाएगा। सी हैज वर्कड, WORKED, वर्कड ऑल डे, तो शी हैज वर्कड ऑल डे, सी हैज वर्कड ऑल डे, ये हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी हैज वर्कड ऑल डे। आगे बढ़ते हैं अपन,
क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर ये 29 था, ये अपन 30 में आते हैं। दे डैश सी द एक्सीडेंट व्हेन दे डैश वेट फॉर द ट्रेन। यहां पर देखिए रीराइट यूजिंग सिंपल पास्ट एंड पास्ट प्रोग्रेसिव। याद रखना बार बार ये गलती होता है स्टूडेंट से, जब भी प्रोग्रेसिव लिखा होता है बच्चा समझ नहीं पाता है। कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव बोलते हैं और सिंपल को ही इंडेफिनिट बोलते हैं। जब भी प्रोग्रेसिव लिखा मतलब क्या बोल रहा है ये, कंटिन्यूअस बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये, कंटिन्यूअस बोल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या बोला गया, तो इसको रीराइट करना है, एक तो पास्ट सिंपल में और आगे वाले को पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में। दे डैश द एक्सीडेंट, याद रखना पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, याद रखना सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, इसका वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे को सब्जेक्ट तो मिल गया है, क्या मिल गया अपने को सब्जेक्ट। अब क्या करना है अपने को, सी का सेकंड फॉर्म डालना है V2, मेन क्या है फर्स्ट फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा सॉ, क्या हो जाएगा SAW सॉ, देखा। SAW सॉ मतलब क्या होगा, देखा। तो देखो दे सॉ उन्होंने देखा, द एक्सीडेंट क्या एक्सीडेंट, व्हेन जब, दे डैश फॉर द ट्रेन, दे क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए क्या आता है वर आता है, सिंगुलर के लिए वॉज आता है। व्हेन दे वर क्या आ जाएगा वेटिंग, व्हेन दे वर वेटिंग चौथा फॉर्म फॉर द ट्रेन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दे सॉ द एक्सीडेंट व्हेन दे हैड वेटेड, ये नहीं होगा, ठीक है। दे सॉ द एक्सीडेंट व्हेन दे वेटेड, दे सॉ द एक्सीडेंट व्हेन दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन, ये हो जाएगा ना कि ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आते हैं 31 में। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, द प्रेजेंट डिस्टर्बेंस विल सून ब्लो, अरे कुछ नहीं, ये एक इडियम दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है आपको वन वर्ड में बताना है, याद रखिएगा। ऐसे होता ना कि गुदड़ी के लाल मतलब गरीब के घर में गुणवान का पैदा होना, बस वैसा यहाँ पे लिखा क्या है, द प्रेजेंट डिस्टर्बेंस, जो वर्तमान की डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो चिंताएं हैं, विल सून ब्लो ओवर, वो जल्दी ही क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, मतलब पास ऑफ, जल्दी पास ऑफ हो जाएंगी। बी एक्सप्लेन्ड नहीं, विस्तृत रूप से नहीं बताया जाएगा। बी स्ट्रॉन्गर नहीं बोला जा रहा है, बी सपोर्टेड नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। साथ में रहो, मजबूत रहो, ठीक है, विस्तृत रूप से नहीं बोला जा रहा है, बल्कि क्या बोला जा रहा है, पास ऑफ, जल्दी क्या हो जाएंगी, पास ऑफ हो जाएंगे जो भी चिंताएं हैं, ठीक है। विल सून ब्लो ओवर मतलब पास ऑफ हो जाएंगे, क्लियर बात, मतलब वो चीज बीत जाएगा, जल्दी वो चीज टल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन। अच्छा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, गलती फील हो रही है उसके किसी कृत्य पर, वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो रिमोर्स, ठीक है, रिलेंटनेस, ठीक है, रेमिशन और रिस्पाइट, याद रखिएगा। रिमोर्स मतलब क्या होता है, गिल्टी फील करना, ऐसा गिल्टी व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन, रिमोर्स बोलते हैं, मतलब ग्लानी क्या बोलते हैं अपन, रिमोर्स बोलते हैं। रिलेंटनेस मतलब क्या होता है, छूट देना, राहत देना, क्या करना, राहत देना, ठीक है। रेमिशन मतलब भी क्या होता है, छूट देना होता है। रिस्पाइट मतलब भी एक प्रकार से किसी चीज को राहत करना, मतलब छोड़ने के समान है। तो क्या हो जाएगा, रिमोर्स मतलब आपका गिल्टी, और रिलेंटनेस मतलब क्या होता है, तो राहत देना, रिलेंटनेस मतलब क्या होता है, तो राहत देना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, छूट, क्या होता है इसका मतलब, छूट होता है, क्या होता है इसका मतलब, छूट, और राहत मतलब अच्छा अथक बोल सकते हैं अपन, अथक बोल सकते हैं। और रिस्पाइट मतलब क्या होता है, राहत देना, इस टाइप का वर्ड होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, गिल्टी हो जाएगा, रिमोर्स का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट, ऐसा सेंटेंस चुनिए जो कि सही नहीं है। यानी कि ही इज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज incurred no debt, ठीक है। इंडिया won by an innings and 3 runs, measles is infectious, no news are good news। इधर देखिए, his means are small, जो उसके जो साधन से जो माध्यम है, जो अर्निंग का मतलब जो उसके पास जो आवक है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। बट ही हैज incurred no debt, पर उस पर कोई भी कर्ज नहीं है, तो बात तो ये वाली सिंपल सही बात है। इंडिया won by an innings and 3 runs, जो भारत है वो एक पारी, क्या बोला गया, एक पारी और 3 रन से क्या हुआ, जीत गया है, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, जीत गया है
तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो मीजल्स इज इन्फेक्शियस, मतलब खसरा क्या है, इन्फेक्शियस है, संक्रमित रोग है, तो ये भी क्या है, सही है। तो गलत क्या है, तो नो न्यूज़। न्यूज़ कैसा वर्ड है, मैंने बताया न्यूज़ सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आता है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, इज आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर, क्योंकि ये गलत है, यही वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, मतलब डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। यही गलत है, बाकी सारे सेंटेंस तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ ओमिशन, अच्छा, यूज और ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट करेक्ट। कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्य का चयन कीजिए जिसमें प्रयोग आर्टिकल का या फिर आर्टिकल का हटाव, लोप, ठीक है, सही हो। आई हैव वर्कड हार्ड ऑल डे, आर्टिकल है ही नहीं इसमें, लेकिन ये बात तो ठीक है, इसमें आर्टिकल की जरूरत भी नहीं है। तो हटाना हुआ या फिर समझना, या तो लोप हुआ हो या तो जबरदस्ती आर्टिकल जोड़ा गया हो, दोनों में से कुछ भी हो, उसमें क्या गलती है ये बताइए। तो यहाँ पर देखो कोई आर्टिकल नहीं है, तो आर्टिकल का लोप भी नहीं हुआ है, क्योंकि आर्टिकल की जरूरत भी नहीं थी अपने को, तो आर्टिकल आया भी नहीं है। द नर्स स्टेड अप ऑल नाइट विद द पेशेंट, जो नर्स है वो रात भर रुकी किसके साथ, पेशेंट के साथ, तो ये भी सही है। यहाँ पे भी कोई आर्टिकल की जरूरत तो नहीं थी और नहीं भी आया आर्टिकल। इट हैज बीन रेनिंग ऑल द मॉर्निंग, ठीक है, जब भी अपन मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून की बात करें, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून या फिर द नाइट, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून या नाइट, मतलब पार्ट्स ऑफ द डे की बात करें, उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आई गो टू वर्क बाय द बस, भैया मैं काम पे जाता हूं किससे, बस से, तो कोई निश्चित बस नहीं है यहाँ पर, मैं कोई भी बस से काम पे जाता हूं, जब बस कोई निश्चित नहीं तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा। आई गो टू वर्क बाय बस, मैं बस से कहाँ जाता हूँ, काम पर जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पार्टी। याद रखना, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट, इसके सामने आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा कहते हैं ना, तो वहां पर भी द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड अकाउंट, अच्छा, अकाउंट का सिनोनिम कौन सा वर्ड नहीं है, ठीक है, अकाउंट का सिनोनिम कौन सा वर्ड नहीं, ठीक है, रिप्यूडिएट, जज, ठीक है, रेकॉन और डिम। रेकॉन मतलब भी क्या होता है, खाता होता है, और डिम का मतलब भी क्या होता है, खाता होता है, ठीक है, खाता होता है, ठीक। यहां पर आते हैं रिप्यूडिएट, इसका मतलब खाता नहीं होता है, ठीक है। जज, अब जज को समझिएगा, जज का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, न्यायाधीश, तो आपको पता ही जज का मतलब, लेकिन जजमेंट मतलब एक प्रकार से खाते से संबंधित वर्ड है, कहीं ना कहीं हल्का सेंस आता है जजमेंट का, किससे, खाते से, किससे आता है, जजमेंट का कहीं ना कहीं खाते से आता है, न्याय का खाता या इस प्रकार के खाते से संबंधित वर्ड है कौन सा, आपका जजमेंट। तो वहां पर जजमेंट भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या नहीं आ सकता है, तो जो नहीं आ सकता है वो है आपका रिप्यूडिएट, क्या है, रिप्यूडिएट, ये नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मीनिंग की बात करें तो रिप्यूडिएट क्या होता है, तो त्याग करना, क्या करना, त्याग करना या फिर परित्याग करना, इसका अर्थ होता है, त्याग या फिर परित्याग करना क्या होता है, इसका अर्थ होता है। क्लियर है बात, तो क्या हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब पर्यायवाची है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन, चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है, वर्तनी सुधार का है, ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ड है इसका स्पेलिंग सही नहीं है, किसमें, ब्रिटिश इंग्लिश में। मीटर, अच्छा अभी मैंने बताया था METRE, मीटर, ठीक है, मीटर कैसा है, ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में बिल्कुल सही वर्ड है। इसका अमेरिकन इंग्लिश में कैसा होता है, तो आपको पता है METER, क्या होता है, METER होता है, तो ये भी सही है। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, तो ब्रिटिश इंग्लिश पूछा गया, तो ये एकदम सही है, METRE, ठीक है। क्या पता है, अर्थमेटिक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एल्जेब्रा, ये भी सही है, लेकिन मैथमेटिक में गलत है, क्योंकि मैथमेटिक मैंने बताया अभी आपको एस लगा होता है, क्या लगता है, एस लगता है, मैथमेटिक्स होता है, क्या होता है वो, मैथमेटिक्स होता है, तो एस लगाना जरूरी है। तो कौन सा गलत स्पेलिंग था, तो बी वाला, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। मीटर मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मीटर अमेरिकन इंग्लिश वाला अपन बोलते हैं और METR होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में METRE भी मीटर होता है, याद रखना, ठीक है, मेट्रे नहीं होता, ये मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग करेक्ट तौर पे हुआ है, वो आप इसमें चूज करना है। फॉर माई सरप्राइज द बॉक्स वॉज एम्प्टी, यहां पर फॉर आया है, गलत है, टू माई सरप्राइज होता है, क्या होता है, टू माई सरप्राइज होता है, ना कि फॉर माई सरप्राइज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन द होल, इन द होल नहीं होता है, क्या होता है आपका, ऑन द होल, क्या होता है आपका, ऑन द होल, क्या है आपका, ऑन द होल है, ध्यान रखिए, क्या है, तो ऑन द होल है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में सबसे, क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कार है, तो दुनिया में ना, तो यहां पर भी ऑफ नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो इन आएगा, कौन सा सही है,
आपका पार्ट सी सही हो गया। क्लियर है बात? तो ऐसा होता है, ये टू माई सरप्राइज होता है, ये ऑन द होल होता है, ठीक है, ऑन द होल होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, अच्छा सेम सेम वही है, करेक्ट तौर पे प्रीपोजिशन किसमें यूज हुआ है, ठीक है। माई स्मॉल सिस्टर इज अफ्रेड फ्रॉम, याद रखिएगा अफ्रेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ऑफ, क्या आता है, ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ होता है ना कि अफ्रेड फ्रॉम, ठीक है। ही एक्यूज्ड मी ऑफ चीटिंग हिम, ही एक्यूज्ड मी फॉर चीटिंग हिम, आई वॉज वेरी एंग्री विथ टू वर्ड, एंग्री के साथ क्या आता है, तो टू आता है, क्या आता है, एंग्री के साथ टू आता है। यहाँ पे आता है अपन किसमें, फॉर नहीं आता है, ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ चीटिंग हिम, ठीक है। एक्यूज मी ऑफ चीटिंग हिम, तो क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी पार्ट सही, मतलब 38 वाला आंसर आपका, 38 का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन ऑफ एडजेक्टिव इज नॉट करेक्ट, पोजिशन ऑफ, माफ कीजिएगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस चुनो जिसमें एडजेक्टिव का पोजीशन सही नहीं है। एडजेक्टिव का पोजीशन मैंने आपको बताया, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो उस नाउन के पहले आते हैं और उनके पहले एक आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव पहले। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं और बीच में एक लिंकिंग वर्ब आता है। यहाँ पर देखते हैं, सम इल पीपल, अच्छा यहाँ से लास्ट से शुरू करते हैं पहले, सम पीपल हु आर सिक, ठीक है, सम पीपल हु आर सिक, ये सही है, ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, मतलब अपने को क्या करना है, इज नॉट करेक्ट बोला, क्या बोला गया, नॉट करेक्ट बोला गया ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, पर सेंटेंस करेक्ट है ये। सम पीपल हु आर इल, ये भी ठीक है, हु आर इल ये भी ठीक है, पर अब ये भी आंसर नहीं हो सकता। सम सिक पीपल, ठीक है, पीपल की विशेषता क्या है, वो सिक है, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा पहला वाला, सम इल पीपल, याद रखना इल आया है, क्या आया है, इल आया है, और इल कैसा एडजेक्टिव है, ये है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो कि ए पीपल मतलब नाउन की विशेषता को बता रहा है। अब समझिएगा, एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। सामान्यतः एडजेक्टिव जो होते हैं वो दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या बोला मैंने, इधर देखिए, मैं लिख के समझाता हूँ आपको। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या बोला मैंने, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने, शी इज ब्यूटीफुल। अब आप देखेंगे यहां पर भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यहां पर भी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पर क्या बोला गया पहले वाला में, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की, वह सुंदर नहीं है, वह सुंदर लड़की है, वह कैसी है, सुंदर लड़की। गर्ल क्या है आपका, नाउन है, कैसा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, ठीक है, गर्ल क्या आपका कॉमन नाउन है, और ये ब्यूटीफुल इस गर्ल की विशेषता को बता रहा है। और आप देखो इसके ये पहले आया है और इसके पहले एक आर्टिकल आया है। ऐसी स्थिति में जो एडजेक्टिव उस नाउन के पहले आए जिसकी विशेषता बतानी हो और उससे पहले एक आर्टिकल आए, तो ये एडजेक्टिव कहलाता है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाता है आपका, एट्रीब्यूटिव। हालांकि एट्रीब्यूटिव में भी ये प्री पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। अब सी इज ब्यूटीफुल, अब देखिए ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, विशेषण का काम ही क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करना। अब देखिए ये प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन की विशेषता ये वाला ब्यूटीफुल बता रहा है, और बीच में इज एम आर आया है। इज एम आर क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब है, क्या है, इज एम आर लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो एडजेक्टिव चूंकि नाउन के या प्रोनाउन के बाद में आ रहा है, तो ये कहलाएगा क्या आपका, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एक दिक्कत यह आया कि सर इज को लिंकिंग वर्ब क्यों बोला गया, इधर देखो, इज एम आर वॉज वर, क्या बोला मैंने, इज एम आर वॉज वर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब तो तब होंगे जब इनके बाद क्या आएगा, कोई मेन वर्ब आएगा। जब क्या आएगा, कोई मेन वर्ब आएगा, इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। लेकिन जब इनके बाद कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, कोई एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन आ जाए, तब ये कहलाते हैं क्या, आपके लिंकिंग वर्ब। ये इज एम आर वॉज वर, इनके बाद जब कोई मेन वर्ब आए तो ये मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले सहायक क्रिया बन जाते हैं, ये 5 वर्ड, ठीक है। और जब इनके बाद कोई मेन वर्ब ना आए, ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाए, कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पे आया देखिए, ठीक है, एडजेक्टिव आया है, तो क्या कहलाते हैं आपके, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो क्या है ये लिंकिंग वर्ब, तो याद रखना, जब कोई एडजेक्टिव उस नाउन के तुरंत पहले आए और उसके पहले एक आर्टिकल आए, तो वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जब कोई एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आए और बीच में लिंकिंग वर्ब आए, तो वो होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सामान्यतः एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल दोनों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिक्स एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या बोला मैंने, कुछ ऐसे फिक्स एडजेक्टिव्स होते हैं जो केवल केवल एट्रीब्यूटिव ही होते हैं, मतलब उस नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएंगे और उसके पहले एक आर्टिकल आएगा। और कुछ केवल केवल प्रेडिकेटिव ही होते हैं, मतलब जो उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएंगे, बीच में लिंकिंग वर्ब आएगा, ठीक है।
जो एट्रीब्यूटिव होते हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। जो एट्रीब्यूटिव जो केवल केवल पहले आने वाले एडजेक्टिव हैं, कौन कौन सा, वो आपका प्राइम, मेन, प्रिंसिपल, चीफ, लिटिल, एल्डर, एल्डेस्ट जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। मियर, सियर ऐसे वर्ड्स। और जो प्रेडिकेटिव होते हैं केवल केवल कौन कौन से हैं, अफ्रेड, अलर्ट, अलाइव, अलोन, असेम्ड, एस्लीप, ग्लैड, श्योर, इल, वेल। देख लीजिए यहां पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है इल, जो कि प्रेडिकेटिव है, जो कि एक्चुअल में बाद आएगा, ठीक है। सम पीपल इज इल ऐसे आ सकता था, तो कौन सा गलत है, तो ये गलत है, ठीक है। ये एक्चुअल तौर पे गलत है और आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। बाकी आप डिटेल क्लास देख सकते हैं इस चीज के लिए। क्या कहते हैं, चूज द सेंटेंस इन विच द कंजंक्शन इज करेक्टली यूज्ड। उस सेंटेंस को चूज कीजिए जिसमें कंजंक्शन करेक्टली यूज किया गया है। यहाँ पर देखो 4 सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए ये कंजंक्शन है, यहाँ पर भी ये कंजंक्शन है, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये कंजंक्शन है पहले वाले में। अच्छा, दूसरे वाले में देखो एक और कंजंक्शन आ गया, इसमें देखिए एक और कंजंक्शन आ गया, इसमें एक और कंजंक्शन आ गया। तो याद रखना, 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, इधर देखिएगा, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जोड़ने वाला तत्व है। कैसा तत्व है, जोड़ने वाला तत्व। मतलब पंडित जी हैं एक प्रकार से, क्या है, पंडित जी हैं। कौन है, पंडित जी हैं। कौन, कंजंक्शन। मतलब पंडित जी जो काम करते हैं ना जोड़ने का, दो लोगों की शादी कराते हैं, वैसे ही कंजंक्शन 2 लोगों को जोड़ता है। ऐसे पंडित जी 2 मनुष्यों की शादी कराते हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य और घोड़ी की शादी करा दिए, नहीं ना, कि एक लड़का और एक घोड़ी की शादी कराए, पॉसिबल है क्या, नहीं है। लेकिन पंडित जी क्या करते हैं, 2 बराबर, मतलब 2 मनुष्य की शादी कराते हैं। वैसे ही कंजंक्शन भी 2 बराबर चीजों को जोड़ता है, 2 नाउन नाउन को, 2 प्रोनाउन प्रोनाउन को, 2 एडजेक्टिव एडजेक्टिव, 2 वर्ब वर्ब को। तो एक्चुअल में कंजंक्शन केवल वर्ड्स को नहीं जोड़ता, कंजंक्शन वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को भी जोड़ता है। मतलब शब्द, वाक्यांश और वाक्य को भी जोड़ता है, कौन, कंजंक्शन। तो यहाँ पर देखिए 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। कितने वाक्य जुड़े हुए हैं, 2 वाक्य। एक वाक्य ये, एक वाक्य ये। यहाँ पर देखिए कितने वाक्य हैं, यहाँ पे भी ये और ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने, ये और ये। यहाँ पर देखिए कितने हैं, ये और ये। तो कंजंक्शन बेसिक तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन, कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं, तो देखो जरा पहला, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है भैया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन होता है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। और अगला जो होता है थर्ड वाला, वो होता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन होता है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कि आत्मनिर्भर उपवाक्य को जोड़ते हैं। मतलब ऐसे 2 वाक्य जो अलग अलग अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। राम आम खाता है, राम गाना गाता है, ऐसे 2 वाक्य को जोड़े, राम आम खाता है और वह गाना गाता है, तो वहां पर क्या करेंगे अपन, इसका प्रयोग करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। मतलब 2 आत्मनिर्भर उपवाक्य को जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जिसमें एक आत्मनिर्भर से दूसरे निर्भर उपवाक्य को जोड़ता है। निर्भर क्या होता है, जो निर्भर करता है इस वाले के ऊपर, जो कि पूर्णार्थ देने के लिए, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग। मतलब एक इंडिपेंडेंट से दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज को, एक आत्मनिर्भर उपवाक्य से दूसरे निर्भर उपवाक्य को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब एक कोऑर्डिनेट क्लॉज से दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि पेयर में आते हैं, सुना होगा आपने, नीदर नॉर, ईदर और, एज बोथ एंड। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होते हैं आपके, 7 होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। कौन कौन से, फॉर, एंड, नॉर, बट और, येट, सो, 7 होते हैं, ठीक है। कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, ये सारे क्या होते हैं आपके, सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। कोरिलेटिव क्या क्या होता है आपका, नीदर नॉर, इधर और, एज बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आते हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखना 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए एक ही बार एक ही कंजंक्शन आएगा। यहां पर देखो 2 ही उपवाक्य हैं, ये पहला और ये दूसरा मान लीजिए, ये भी पहला और ये दूसरा मान लीजिए, ये भी पहला और ये दूसरा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक कंजंक्शन, यहाँ पे 2 कंजंक्शन, पॉसिबल ही नहीं है। 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन आएगा, ये पहला ये दूसरा कंजंक्शन, ये भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ये दूसरा कंजंक्शन और यहाँ पर ये पहला कंजंक्शन, ये भी पॉसिबल नहीं। तो केवल 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए केवल एक कंजंक्शन आएगा, ना तो ये हो सकता है, ना तो ये, ना तो ये। यहाँ पर देखो एक ही कंजंक्शन आया है, कितना कंजंक्शन आया, यहाँ पे एक ही कंजंक्शन आया है, और ये एक सेंटेंस है, एक उपवाक्य है, ये दूसरा उपवाक्य है, जोड़े अपन किससे, ऑल 2 से, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते अपन 41 में आते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म्स
द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बस वही है, नरेशन का पार्ट है, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है। किसमें दिया है? ये डायरेक्ट में दिया है, और क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कुछ नहीं, ही सेड, ठीक है, आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। तो याद रखना, जो फ्यूचर में होता है ना, फ्यूचर में विल और शैल होता है, जब भी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो ये वुड में चेंज होते हैं। किसमें होते हैं? ये वुड में चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा। वुड और शुड में, किसमें? वुड और शुड में ये चेंज होते हैं, ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? विल आएगा। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? शैल आएगा। वैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा? वुड आएगा। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या आएगा? आपका शुड आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ही सेड, तो ही सेड का वैसे रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा बोलने क्या आएगा? दैट। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा था कि जब भी रिपोर्टेड में, ये क्या है आपका? ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है आपका? ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और ये वाला है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो चेंज करने से पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखना है। अगर फर्स्ट पर्सन है, आई भी है, तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बताया था ना, 1 2 3 SON सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन है आई, ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, ही सब में आ रहा है, ही। ठीक है, अब देखो, ही क्या है आपका? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। अब क्या करेंगे अपन? सेल, जो कि आई तो प्लूरल होता है, आई क्या होता है? प्लूरल होता है। तो आई के लिए क्या आया था? सेल आया था। पर चूंकि अब तो ये हमारे पास सिंगुलर हो गया, तो अब आई के लिए सेल का शुड नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा? वुड बनेगा। क्या बनेगा? वुड बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है ना कि आई आ रहा है, और चेंज करेंगे तो सेल का क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे अपने को सिंगुलर मिल गया। तो यहाँ पे वुड है, यहाँ पे वुड है। ठीक है, तो शुड वाला कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई शैल गो टू एज सुन एज इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल क्या हो जाएगा? इट वॉज पॉसिबल। क्या हो जाएगा? इट इज पॉसिबल, इट वॉज। जस्ट प्रेजेंट किस में होता है? पास्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वुड हो गया, यहाँ पर एज दैट वॉज पॉसिबल। ठीक नहीं, इट आ जाएगा। दैट क्यों आएगा भैया? और यहाँ पर भी इट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। ठीक है, एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल। क्या आएगा? इट वॉज पॉसिबल। इट का इट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है बात? इसके लिए मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा अलग से आपके लिए, किसका? नरेशन का और वॉइस का। वहां पे मैं A to Z अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज है, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बता पाना मुश्किल है, लेकिन आपके समझने लायक में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है, सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अच्छा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। कितने हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका करेक्ट पैसिव कौन सा नहीं है? ठीक है, यहां पर देखिए, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच इज डज नॉट एक्सप्रेस। ठीक है, क्या? करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या कर रहा है? करेक्टली नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या क्या करेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? देखो जरा, 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन सा सही तौर पे पैसिव बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। बाय हुम, जब भी हु रहे ना पैसिव में, ये बाय हुम बनता है। क्या बनता है? बाय हुम बनता है। यहाँ पर बाय हुम है। ठीक है, यहाँ पर आपका होम का बाय होम है। ठीक है, बाय होम है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए, हु यहाँ पर है, बाय इसका यहाँ पर है। क्लियर है बात? तो लास्ट में भी आ सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, फ्रेंच और बाय। याद रखना, बाय के बाद कभी भी हु नहीं आता। क्या आता है? हमेशा हुम आता है। क्या आता है? हमेशा हुम आता है। बाय के तुरंत बाद अगर हु आया तो गलत बात है। बाय के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है? हुम आता है। तो यहीं पे गड़बड़ दिख गई मुझे, तो यही हो गया आंसर। देखो इधर पूरा देख लेते हैं। बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू, ये ठीक है। यहाँ पर देखो, वॉज आ गया। Who were you taught French by, ये भी ठीक है। By whom were you taught French, ये भी ठीक है। तो by who taught to you by who, नहीं ये गलत है ना। by French was taught to you by who गलत है, by whom होता है। याद रखना, तो कभी भी by के साथ who नहीं आता, whom ही आता है। तो सामने दिख गया, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें आते हैं। इंडिकेट द पार्ट in the following sentence that has spelling error, if there is no error choose D। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है ABC में। अगर कोई एरर है, स्पेलिंग वगैरह एरर पूछा है ना, कौन सा पूछा है? ये स्पेलिंग एरर पूछा। क्या पूछा है? स्पेलिंग एरर पूछा। अगर कोई स्पेलिंग एरर है तो बताओ कौन सा, और कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपके पास D हो जाएगा। ये हो गया आपका A, ये B, और ये हो गया आपका पार्ट C, और नो एरर क्या हो गया आपके पास? D हो गया। ये पूरा नहीं लिख पाया ना, ये हो गया आपका D। ठीक है, ABCD। अब देखो, इफ यू आर, क्या इसमें कोई गड़बड़ है? नहीं। यू अपॉस्ट्रोफी आर ई का मतलब क्या होता है? यू आर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यू आर होता है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, कॉल अस इमीडिएटली, IMMEDIATLY, ये भी सही है। लूजिंग हेयर, लूजिंग, यहाँ पर देखो सामने दिख रहा है, लूजिंग की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। LOSING होता है भैया, लूजिंग, गंवाना।
LOSING, तो क्या गड़बड़ है, यहीं पर स्पेलिंग में एरर है। कौन से पार्ट में, पार्ट बी में। कौन सा क्या हो जाएगा आपका, पार्ट बी हो जाएगा, नो एरर नहीं होगा, याद रखिएगा कौन सा, तो पार्ट बी में एरर है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन द कैपिटल। अच्छा, एम्बिगस, ठीक है, एम्बिगस, ठीक, एम्बिगस मतलब, एम्बिगस का मतलब क्या होता है देखते हैं अपन, ठीक है। आप समझना, इसको एम्बिगियस भी पढ़ते हैं, एम्बिगुअस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ते हैं, एम्बिगियस, ठीक। एम्बिगियस मतलब क्या होता है क्या होता है, अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट होता है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग मतलब क्या होता है, भ्रामक, भ्रामक बोल सकते हैं इसको, है ना, कंफ्यूजिंग का। ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब क्या होता है, स्पष्ट, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, विपरीत पूछा है क्या, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट, ठीक है, टू द वर्ड इन कैपिटल। अच्छा, अपोजिट पूछा है, क्या पूछा भैया, अपोजिट पूछा हुआ है ना, ठीक है। डेकोरस मतलब क्या होता है, सजावटी, सजावटी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, ये होता है भैया छुपा हुआ, छुपा हुआ या अंधेरे में, अंधेरे में, अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में। या फिर अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट होता है। और हमको क्या पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया, क्या पूछा गया भैया, अपोजिट पूछा गया है अपने को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, अपोजिट का स्पष्ट, अस्पष्ट का क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, सामने आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्या बात है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस, ठीक है। अब क्या बोला गया, आपको ये ब्लैंक भरना है, वी हैव ओनली डैश मनी, ठीक है, हमारे पास ओनली, केवल, हमारे पास केवल, जब भी ओनली आता है ना, ओनली तो केवल आता है, मतलब केवल, ठीक। तो हमारे पास केवल, फ्यू, फ्यू तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं, केवल नहीं पैसे हैं, होगा नहीं, ठीक है। और फ्यू तो आता है किसके लिए, काउंटेबल। पहले तो देखो आप, मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। मनी को हम गिन नहीं सकते, वही वाला नियम याद रखना है आपको, ठीक है। काउंट नहीं करना है, क्या याद रखना है, ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम से जाना जाए वो अनकाउंटेबल होता है। 1 रुपए का सिक्का भी क्या है, मनी है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है। 500 करोड़ इतना बड़ा दिखता है वो भी मनी है, 1 करोड़ इतना दिखेगा वो भी मनी है। देखो शेप और साइज सब बदल रहा है, फिर भी नाम नहीं बदल रहा, वो अनकाउंटेबल होता है। तो गिनना नहीं है अपने को, तो मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल पहले क्या आता है, फ्यू नहीं आ सकता, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, तो फिर अ फ्यू भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। और फ्यू भी नेगेटिव वर्ड है, लिटिल भी, तो मेरे पास केवल नहीं पैसे नहीं होगा, केवल थोड़े से पैसे हैं, क्या होगा, थोड़े से पैसे हैं। इसका मतलब अभी बताया था ना मैं आपको, क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा सा, क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा सा। तो मेरे पास क्या है, केवल थोड़े से पैसे हैं, तो अ लिटिल क्या जाएगा यहाँ पर, अ लिटिल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा पार्ट, तो पार्ट डी। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट। अच्छा, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये बताइए। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त, ठीक है, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त। अच्छा, मैं इंग्लैंड गया, है ना, मैं इंग्लैंड गया था कब, पिछले अगस्त में, ठीक है। तो गया हूं है क्या, गया हूं नहीं है ना, तो हैव में क्या जाएगा, हैव विजिटेड क्या जाएगा, गया हूं, ठीक है। चुका हूं का सेंटेंस था, क्या आता है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हूं का दिख रहा है, ठीक है, चुका हूं, चुकी हूं का सेंस आ रहा है, या फिर गया हूं, गई हूं का आ रहा है, गया हूं, ठीक है। तो मैं पिछले अगस्त में इंग्लैंड गया हूं, थोड़ा, मैं पिछले अगस्त में इंग्लैंड गया था या फिर केवल गया, मैं पिछले अगस्त में इंग्लैंड गया था या फिर केवल गया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से हैव को हटा सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा आई विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त, ये भी सही हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो हैड भी लगा सकते हो, क्या बोला मैंने, अगर आप हैव को हटा दो तो ये पास्ट सिंपल में आ जाएगा, तब भी सही है, चाहो तो हैड लगा सकते हैं, गया था। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, आई विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त, मैं पिछले अगस्त में इंग्लैंड गया। और अगर आप हैड लगाएं तो आई हैड विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त, मैं पिछले अगस्त में इंग्लैंड गया था। तो क्या हो जाएगा, ये गलत है भैया, ठीक है। विच इज करेक्ट बोला गया ना, ही डज नॉट राइट टू यू फॉर अ वीक, समझना, फॉर अ वीक, ही डज नॉट राइट टू वीक, वो तुम्हारे लिए 1 हफ्ता नहीं लिखता है, ऐसा नहीं होगा भैया, उसने तुम्हारे लिए 1 हफ्ता नहीं लिखा है, समझे, जो तुम बर्बाद कर रहे हो उसको ना, उसने तुम्हारे लिए 1 हफ्ता नहीं लिखा है, याद रखना। फॉर अ वीक आया है ना, वो तुम्हारे लिए 1 हफ्ता नहीं लिखा है, तो क्या जाएगा, डज नॉट नहीं आएगा भैया, क्या जाएगा, हैज, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न टू यू, ये हो जाएगा। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। आई एम हियर सिंस 1990, जब भी सिंस या फॉर आए, जब भी आपको क्या दिखे वाक्य में, सिंस या फॉर दिखे
और उसके बाद क्या दिखे, टाइम दिखे, तो याद रखना ये कौन से टेंस में आते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। किसमें आते हैं आपके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। पर चूंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, यहाँ पर आई एम नहीं आएगा, क्या आएगा, आई हैव बीन आ जाएगा। आई हैव बीन हियर सिंस 1996। आगे आते हैं अपन किसमें, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई एम अनेबल टू बाय द बुक। ठीक है, मैं अपना पर्स खो चुका हूं, ठीक है, तो मैं इस पुस्तक को लेने में असमर्थ हूं। तो कुल मिला के यही सही है ग्रामेटिकल तौर पे, बाकी तो सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अगला देखते हैं 47 क्वेश्चन। चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको कंप्लीट करना है, किसको, कंजंक्शन चूज करके। ठीक है, डैश ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, डैश ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब क्या होता है, कुशल, क्या होता है, कुशल बोल सकते हैं, कुशल। यहाँ देखो, एज मतलब क्या होता है, जैसा। ठीक है, इफ अगर, दो, ठीक है, यद्यपि, यद्यपि या फिर हालांकि, दो और ऑल दो कभी नहीं होता है। ठीक है, वाइल जबकि, क्या होता है, जबकि। अब क्या बोला जा रहा है, देखो, दैश ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है, कॉमा ही इज नॉट एफिशिएंट, वो कुशल नहीं है। हालांकि वो ईमानदार है पर कुशल नहीं है, तो क्या जाएगा, यद्यपि, यद्यपि दो। ठीक है, हालांकि वो ईमानदार है लेकिन कुशल नहीं है, THOUGH, हालांकि वो ईमानदार है पर कुशल नहीं है, क्या जाएगा, दो आ जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, पार्ट सी 47 में। आते हैं अपन किसमें, 48 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट नियरली मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट नियरली मीन्स, ठीक है, डिप्लेट, ठीक है, डिप्लीट। ठीक है, तो डिप्लीट का मोस्ट नियरली मीनिंग क्या होता है, डिप्लीट का ये बताइए। डेकोरेट, बैग, एग्जॉस्ट, हरी। ठीक है, डिप्लीट मतलब क्या होता है, खत्म करना, क्या करना, खत्म करना या समाप्त करना, क्या करना, समाप्त करना, समाप्त करना या खाली करना, या खाली करना, खाली करना, ऐसा होता है। किसका अर्थ, डिप्लेट का, किसका, डिप्लेट का। डेकोरेट मतलब क्या होता है, तो सजाना, क्या होता है, सजाना, ये तो होगा नहीं। बैग मतलब क्या होता है, भीख मांगना, क्या होता है बैग मतलब, भीख मांगना, ये भी नहीं होगा। भीख मांगना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, तो थका हुआ या फिर खाली करना पूरा। ठीक है, मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट समझते हैं ना, जो घर में एग्जॉस्ट लगाते हैं ताकि वो गैस को बाहर निकाल सकते, तो इसका मतलब क्या होता है, थका हुआ होना, मतलब एनर्जी खाली हो गया हो, समझना, थका हुआ या फिर खाली करना, क्या होता है, खाली करना। ठीक है, और हरी मतलब क्या होता है, जल्दी, क्या होता है हरी मतलब, जल्दी, जल्दी करना। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एग्जॉस्ट, क्या हो जाएगा, डिप्लेट का एग्जॉस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा। ठीक है, इसके बाद और 2 वीडियोज आएंगे इस सीरीज की, ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन, चूज द वन दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु, अरे कुछ नहीं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसके लिए आपको वन वर्ड ढूंढना है। वन हु वॉक्स ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो पैरों पर चलता है, क्या बोले, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने पैरों पर ही चलता है। ठीक है, पैडलर, ये कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, पेडिक्योर, पेडिक्योर पता है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, पेडिक्योर का वो देखभाल करवाते हैं ना, पेडिक्योर, नाखून वाखून वाला जो कुछ महिलाएं करवाती हैं, वो होगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, पैरों पे चलना थोड़ी होता वो तो। ठीक है, पैडलर, पैडलर क्या होता है, फेरी वाला, क्या होता है, फेरी वाला होता है। ठीक है, और पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, ठीक है, पैदल चलने वाला, क्या चलने वाला, पैदल चलने वाला। याद रखना, राहगीर को भी आप बोल सकते हैं, जो राहगीर पैदल चल रहा हो ना, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो याद रखना, वन हु वॉक्स ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो पैरों पर चलता हो केवल अपने, वो क्या कहलाता है आपका, पेडेस्ट्रियन चलता है, मतलब पैदल चलने वाला व्यक्ति जो गाड़ी वाड़ी पे ना चलता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, क्या बात है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें चूज करना है, कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। फादर कम्स होम एट 5 o'clock, फादर कम्स टू होम एट 5 o'clock, फादर कम्स एट होम एट 5 o'clock, फादर कम्स इन होम एट 5 o'clock। याद रखना, होम के पहले इन तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर वापस जबरदस्ती एट प्रीपोजिशन नहीं आएगा, एक भी एक पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी टू नहीं आएगा। ठीक है, कि होम के पहले तो क्या आएगा, क्योंकि रोज का काम है, रोज घर आने का काम है, तो वहाँ पे टू नहीं आता है। ठीक है, तो फादर कम्स होम एट 5 o'clock, पिताजी घर आते हैं कब, एट 5 o'clock, मतलब सुबह, सॉरी मतलब जो भी है o'clock, जिसका भी टाइम है सुबह या शाम का, वो दिया नहीं है। ठीक है, एट 5 o'clock मतलब 5 बजे पिताजी क्या करते हैं, घर आते हैं। जब रोज कोई काम होता है तो हम भी क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, और निश्चित टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, और एग्जैक्ट डेट के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात।
कौन सा सही हो जाएगा? आपका पार्ट सी सही हो जाएगा। ये रहा आपका टोटल 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप जी जान से लगे हुए हैं सीजी व्यापम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए इसमें इंग्लिश का वेटेज है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन में आपको 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मंडी उपनिरीक्षक एग्जाम में अगर आप इससे पढ़ करके जाते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन वहाँ पर तय है। इससे बाहर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी जो एस्पिरेंट्स से तैयारी करते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।